सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग अपने नवंबर 23 के एग्जाम्स की पढ़ाई पूरे जोरों और शोरों में कर रहे होंगे। सो आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, जिसका आप डिमांड कर रहे हो बहुत समय से। और मैंने भी आप लोगों को वादा किया था कि ये मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। द थिंग विच वी हैव डन इट फॉर May 23 एग्जाम्स ऑल्सो। और May 23 स्टूडेंट्स को इस चीज़ से बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ था एग्जाम के अंदर और बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने अपने एग्जाम को पास किया था। तो मैं बात कर रहा हूं अपने पास्ट कंपाइलेशन ऑफ पेपर्स के रिवीजन की। लास्ट अटेम्प्ट में हमने 19 पेपर का रिवीजन किया था, ठीक है, जिसमें कुछ 6 अटेम्प्ट के आरटीपीस कवर थे, 8 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर कवर थे और 5 अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर कवर थे। इस तरीके से 19 पेपर्स कवर थे जो हमने रिवाइज किया था लगभग 5-5.5 घंटे में। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने जा रहा हूं मैं आज। यहां पर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जल्द से जल्द, 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे नवंबर 23 का आरटीपी, नवंबर 23 के दोनों मॉक टेस्ट पेपर और मई 2023 का एग्जाम पेपर। तो उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन एकदम अप टू डेट हो जाएगा। आज तक के सारे पेपर्स हमारे रिकैप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। ये आपका आरटीपी नवंबर 23 है। इसके पहले आपके एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने आया हूं। सबसे पहले यहां पर एक पीजीबीपी का क्वेश्चन है। यहां पर आपको टोटल इनकम निकालना है और टैक्स निकालना है। टोटल इनकम किसके हिसाब से निकालना है चेक कर लो, 115BAA के हिसाब से। अब 115BAA के हिसाब से टोटल इनकम और टैक्स निकालना है, तो उस हिसाब से आपको कुछ डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले यहां पर क्या है। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहां पर है, आप एसएससी एक मैन्युफैक्चरर है, चलो ठीक है, 180 लाख का नेट प्रॉफिट है, वो आप लिख लो। सबसे पहले आप सामने वाले को बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन कैसे पे कर रहे हो, क्या एक्चुअल में पे कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आप इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो एक डिबेंचर के अंदर। सो कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू अ लोन और इनटू अ डिबेंचर डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट। ये फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है, याद करना। तो अगर आप इंटरेस्ट को एक नए डिबेंचर में कन्वर्ट करोगे, वो एक्चुअल पेमेंट नहीं है। जब एक्चुअली कंपनी को पे करोगे, सामने वाले बैंक को पे करोगे, तब डिडक्शन मिलेगा, तब तक आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है, चेक कर लेना। तो ये 24 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर दिया, उसमें 5,80,000 रुपए का डिमांड रेस कर दिया, उसमें सरचार्ज भी डाला, सेस भी डाला। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या टैक्स के साथ सरचार्ज और सेस भी डिसअलाउ हो जाएगा? यस, ये भी फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ने सेक्शन 40 क्लॉज है, सब क्लॉज 2 के अंदर क्लैरिफाई किया है कि टैक्स के साथ साथ आपका सरचार्ज भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 5,80,000 डिसअलाउ करना है आपको। टैक्स, सरचार्ज, सेस सब डिसअलाउ हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर। नेक्स्ट वाला, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी डिसअलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 7। लेकिन आपको देखो नीचे एडजस्टमेंट में डेटा दिया है कि उसमें से 105 लाख रुपए आपने एम्प्लॉय को पे कर दिया है, तो जितना पे किया है वो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो 180 लाख एडबैक हो जाएगा और 105 लाख आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट देना है। नेक्स्ट वाला, आपके कंपनी के डायरेक्टर्स फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए। तो अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर फॉरेन जा रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, ऑब्वियसली उसको उसका डिडक्शन मिलेगा, ये एक बिजनेस एक्सपेंस है। नेक्स्ट वाला, आप 82,000 रुपीज पे कर रहे हो फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल इन कैश टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे, तो ये 48(3) में डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, यही चीज अगर आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर फार्मर से खरीदते तो ये डिसअलाउ नहीं होता। अदरवाइज यहां पर ये 48(3) में डिसअलाउ हो जाने वाला है, क्योंकि आप 10,000 से ज्यादा कैश दे रहे हो एक दिन में एक बंदे को, डिसअलाउ। नेक्स्ट, जापान की एक कंपनी है, वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देती है, उस कंपनी का इंडिया में कोई पी नहीं है और उसको आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो, तो आपके केस में इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। सामने वाली कंपनी अगर नॉन रेसिडेंट है, उसका इंडिया में पी नहीं है, आप उसको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस देखा पेमेंट करते हो, इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको टीडीएस, आपको इक्वलाइजेशन लेवी 6% काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, 11 लाख रुपया 40A क्लॉज 1B के अंदर डिसअलाउ हो जाएगा आपका एज पर फाइनेंस एक्ट 2016, चेक कर लो। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा डिसअलाउ हो जाता है इन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37(1) में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसअलाउड है। नेक्स्ट, ये पुराना सुराना एडजस्टमेंट है कि अगर आप होली ओन सब्सिडरी को कोई एसेट बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगता है एज पर सेक्शन 47, तो यहां से आप माइनस कर दो और कैपिटल गेन्स के अंदर वो सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप यूनिवर्सिटी को पेमेंट करते हो तो यूनिवर्सिटी को जो भी डोनेशन देते हो 35(1)(3) जनरली तो अलाउ होता है, लेकिन क्योंकि आप 115BAA फॉलो कर रहे हो तो 35(1)(3) का डिडक्शन आप 115BAA वालों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड का खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एटीएम में इसका डिडक्शन आप ले सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, देखो पीजीबीपी में तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन एटीएम क्या 115BAA को मिलता है? हाँ, 115BAA वाले को 3 ही चैप्टर 6 से डिडक्शन अलाउड है।
एक 80M अलाउड है, एक 80 JJAA अलाउड है और एक 80 LA अलाउड है। ये तीनों डिडक्शन 115BAA वालों को अलाउड है। अब देखो यहां पर इस एसएससी को डिविडेंड रिसीव कितना हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है 36 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है 65 लाख। तो ये आईएफओएस के अंदर 36 लाख रुपए दिखाएगा और चैप्टर 6 में से 36 लाख रुपए का चैप्टर 6 में डिडक्शन ले लेगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी डिविडेंड आपको रिसीव हुआ उसमें से अगर आपने अपने शेयर होल्डर लोग को ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के 1 महीने पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एटीएम में आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट 80 सीसीडी के अंदर एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के लिए पेंशन फंड खोलता है तो उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलता है। कितना मिलता है? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स होता है सैलरी का मतलब। अब एम्प्लॉय का सैलरी कितना है देखो जरा, कॉन्ट्रीब्यूटेड 60 लाख, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया? कॉन्ट्रीब्यूट किया 60 लाख, 15% ऑफ द एग्रीगेट सैलरी, तो 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया है एग्रीगेट सैलरी का। सैलरी और डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट, उसका 15% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन आपको डिडक्शन तो सिर्फ 10% का ही मिलने वाला है, तो आपको डिडक्शन तो सिर्फ 40 लाख का मिलेगा। अब 15% 60 लाख है तो 10% 40 लाख है, देयरफॉर 20% 20 लाख रुपीस आपका क्या हो जाएगा यहां पर? डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 36(1)(4)A के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ सैलरी अलाउड है। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, उतना ही अलाउड है। आप 15% दे रहे हो तो 5% आपका एडबैक हो जाएगा। 5% कितना होता है? 20 लाख रुपीस। नेक्स्ट, ये 36 लाख का डेप्रिसिएशन आप एडबैक कर दोगे। ये 36 लाख रुपीस का जो आपका डिविडेंड है ये पीजीबीपी से माइनस करके आप आईएफओएस में दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपने पॉलिटिकल पार्टी को 6 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, जनरली मिलता है, लेकिन 80GGB आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप 115BAA फॉलो करने वाले को 80GGAA नहीं मिलता है। नेक्स्ट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो पीजीबीपी के अंदर, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 115BAA वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये कौन सा वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता ना तो वो सेट ऑफ करने नहीं मिलता। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन का यूएडी है तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हो 14 लाख रुपए का। ये सब करने के बाद आप 22% टैक्स लगाओ 115BAA के हिसाब से, 10% सरचार्ज लगाओ और 4% सेस लगा दो, आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, चेक कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके टीडीएस और टीसीएस के ऊपर इन्होंने बना के रखा है, ठीक है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर डेल्टा करके एक इंडियन कंपनी है, वो कुछ कोल खरीद रही है। देखो जनरली अगर आप कोल खरीदते हो तो कोल बेचने वाला आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है, ठीक है। कोल बेचने वाला आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा 1% 2% जो भी है, ठीक है। वो कहां पर लिखा गया? वो लिखा गया 206C सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है। जैसे अल्कोहल बेचने वाला टीसीएस कलेक्ट करता है, कोल बेचने वाला टीसीएस कलेक्ट करता है, वैसे वो कोल बेचने वाला आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर बायर ये डिक्लेरेशन देता है और बायर रेजिडेंट है कि भाई मैं उस कोल को मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूंगा या पावर जनरेशन में यूज करूंगा, तो कोल बेचने वाला आपसे टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा। तो यहां पर देखो एसएससी वही बोल रहा है कि मैं इस कोल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करूंगा, ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करूंगा। उसने डिक्लेरेशन दिया है, देयरफॉर उसके लिए 206C सबसेक्शन 1 में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन लॉ बोलता है कि अगर सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करता है तो फिर चेक करने का कि क्या बायर को 194Q में टीडीएस लग सकता है क्या। देखो इस केस में बायर को टीडीएस नहीं लग सकता है, 194Q में भी देखो टीसीएस तो लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सेलर जो बेच रहा है आपको, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो, इसलिए सेलर पे टीसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि आप डिक्लेरेशन दे रहे हो मैं उससे मैन्युफैक्चर करूंगा। अब सवाल उठता है बायर पे। अब बायर पे आ जाओ, बायर को भी टीडीएस नहीं लगेगा 194Q में, क्योंकि 194Q लगाने के लिए पिछले साल का आपका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो बायर है डेल्टा, उसका ये पहला साल है, 1/4/2022 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बायर। अब अगर फर्स्ट ईयर ऑफ द बायर अगर होता है तो याद करो पहले साल में अगर आप हो तो 194Q के लिए पिछले साल का टर्नओवर तो 0 हुआ, तो फर्स्ट ईयर में 194Q कभी नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए यहां पर 194Q भी नहीं लगेगा। अब इसके अंदर एक और इन्होंने इफ और बट किया है, बोला है कि अगर ये इसका कंपनी पिछले साल शुरू हो गया था, 22 में नहीं शुरू हुआ था बल्कि 21 में अगर शुरू हो गया था, और अगर 21 का उसका टर्नओवर 10 करोड़ था, तो क्या 194Q लगेगा? तो भी 194Q नहीं लगेगा, क्योंकि 10 करोड़ होने से कुछ नहीं होता है, 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तो ही 194Q लगता है। पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर होता तो 194Q लगता है, यहां पर 194Q नहीं लगने वाला है। तो देयरफॉर एक बार फिर से बता देता हूं, 206C1 क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बायर दे रहा है डिक्लेरेशन कि मैं मैन्युफैक्चर करूंगा। 194Q क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि पहला साल है। अच्छा दूसरा साल है तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर एग्जैक्ट 10 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, यहां पर एक कार मैन्युफैक्चरर है, वो कार डीलर को गाड़ियां बेच रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को गाड़ी बेचता है तो 206C1F में टीसीएस नहीं आता है। सीबीडीटी का सर्कुलर है, उसके ऊपर एफएक्यू डाल के रखा है, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को गाड़ी बेचता है तो 206C1F एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब तो अगर 206C1F एप्लीकेबल नहीं है, ये तो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर क्या करने का? तो फिर 194Q में जाने का। अगर 194Q एप्लीकेबल है तो एप्सिलॉन को चेक करने का। एप्सिलॉन बायर है, एप्सिलॉन का पिछले साल का टर्नओवर देखो 14 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा है, और एप्सिलॉन 50 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी भी खरीद रहा है। तो एप्सिलॉन के लिए 50 लाख के ऊपर जो भी गाड़ी खरीद रहा है उसमें 0.1% एप्सिलॉन टीडीएस काटेगा, ठीक है। ओमेगा टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि ओमेगा का पिछले साल का टर्नओवर सिर्फ 9 करोड़ है, जो 10 करोड़ से कम है, ठीक है। तो ओमेगा के केस में अब क्या करने का? अब टीसीएस की तरफ जाने का, 206C1H।
अब चेक करने का क्या, सिग्मा का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, हाँ सिग्मा का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, 12 करोड़। तो उसके लिए सिग्मा के केस में ओमेगा के केस में सिग्मा क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा 30 लाख रुपए के ऊपर, 50 लाख के ऊपर, दैट इज 80 लाख माइनस 50 लाख, 30 लाख पे 0.1% ऑन रिसीट। ये चीज याद रखना, 2061H में टीसीएस रिसीट पे कलेक्ट होता है और यहां पर टीडीएस जो है वो रिसीट और पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर उस पे डिडक्ट होता है। बी वेरी केयरफुल। देयरफॉर यहां पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स देखना है। तो अगर कार बेचते हो तो सबसे पहले 1F चेक करो, लेकिन डीलर को बेचोगे तो 1F एप्लीकेबल नहीं है, तो 1F एप्लीकेबल नहीं है तो पहले 194Q में जाओ, 194Q अप्लाई होता है तो वो अप्लाई कीजिए। तो 194Q अप्लाई करने के पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो पहले वो अप्लाई कीजिए। अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो फिर 1H के अंदर जाओ और फिर बाद में सेलर को बोलो कि भाई 2 TCS कलेक्ट कर, 0.1% ऑन रिसीट चेक कर लो प्लीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो रीसेंट केस लॉ का जो मैंने लेक्चर डाला था, आईसीआई ने जो रीसेंट केस लॉ डाला है उसमें से ये अगला क्वेश्चन पूछा है। सिंगापुर एयरलाइंस का केस लॉ है जिसमें बस इतना ही अपने को जवाब देना है कि जो एजेंट होते हैं ना, एजेंट, उनको दो किस्म के कमीशन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड कमीशन विच इज अ परसेंटेज ऑफ सम अमाउंट, ओके, और एक सप्लीमेंट्री कमीशन जो दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो क्या दोनों पे टीडीएस 194H में कटेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ दोनों पे कटेगा। जो स्टैंडर्ड कमीशन है वो भी 194H में आएगा और जो सप्लीमेंट्री कमीशन है वो भी 194H में आएगा। दोनों किस्म के कमीशन 194H में आएंगे। और स्टैंडर्ड कमीशन और सप्लीमेंट्री कमीशन क्या होता है वो केस लॉ में जाकर एक बार देखो, मैंने उसमें दोनों चीज के बारे में बात किया है। स्टैंडर्ड कमीशन किसका परसेंटेज होता है और सप्लीमेंट्री कमीशन कौन से दो चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है। वो सारे के सारे 13 के 13 केस लॉज आपको बहुत अच्छे से देखना, उसमें से कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट जरूर पूछ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज ऑन अपडेटेड रिटर्न। एक असेसी है मिस्टर राम जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हुआ है और उसने अपना रिटर्न भरा, ओरिजिनल रिटर्न 20-21 का रिटर्न उसने भरा, उसमें इनकम डिक्लेयर किया 12 लाख और 21-22 का रिटर्न उसने 31 अक्टूबर को भरा और उसमें उसने लॉस डिक्लेयर किया 5 लाख। अब उसको ये सेकंड ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न भरना है और इसको 5 लाख के लॉस के बदले 7 लाख की इनकम दिखाना है। क्या वो कर सकता है? यस। अगर आप लॉस बढ़ाकर इनकम दिखाते हो तो अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस दिखा के लॉस दिखाओगे, लॉस बढ़ा के लॉस घटा के लॉस दिखाना चाहते हो तो अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते हो। लॉस को कन्वर्ट करके इनकम दिखाओगे तो अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। कब तक भर सकते हो? इसके लिए 2 साल का टाइम है, 31 मार्च 2024 तक भर सकता है। अब अगर 23 के पहले भर दिया तो 25% एडिशनल टैक्स लगेगा और 23 के बाद भरा, मतलब 24 के पहले भरा 23 के बाद भरा तो 50% एडिशनल टैक्स लगेगा। अब वो कब भरना पड़ रहा है? वो चाह रहा है कि 2022 में ही भर दो तो उसको 25% का एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। वो 31 मार्च 2024 तक भर सकता है। एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जो भी है उसको वो सब कुछ भरना पड़ेगा। 25% उसको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। पहले तो वो टैक्स भरेगा, फिर इंटरेस्ट भरेगा, फिर उसके बाद में वो एडिशनल टैक्स भी भरेगा ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट आएगा उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है। कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा है कैन ही डू सो? यस ही कैन डू सो। कब तक कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कितना टैक्स भरना है वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब 20-21 का वो असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा? देखो 20-21 का टाइम लिमिट था 18 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ रेलेवेंट ईयर, तो 20-21 से 18 मंथ्स काउंट कर लो, तब तक वो अपना असेसमेंट कंप्लीट कर लेगा एओस का। अब सेकंड ईयर का उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल हुआ है तो अपडेटेड रिटर्न के लिए टाइम लिमिट सेपरेट है। अपडेटेड रिटर्न के लिए टाइम लिमिट क्या है? 9 मंथ्स ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपडेटेड रिटर्न वाज फर्निश्ड। तो अपडेटेड रिटर्न कब फर्निश किया उसने? फर्निश किया 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 कौन सा साल हुआ? 22-23 हुआ। 22-23 के एंड से 9 महीने कब खत्म हो जाएंगे? 31 दिसंबर 2023 तक वो अपडेटेड रिटर्न भर सकता है, चेक कर लो यहां पर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है कि आपके घर में कुछ कैश मिला, सेक्शन 132 में सर्च करते समय कुछ कैश मिला जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या वो अनडिस्क्लोज इनकम है या वो अनडिस्क्लोज इनकम है? क्या वो अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट आप पुराने सालों का लॉस और पुराने सालों का यूएडी सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अगर आपके घर में सर्च के तौर पे कुछ मिल जाता है, आपके ऑफिस में सर्च के तौर पे कुछ मिल जाता है, तो उस इनकम के अगेंस्ट, अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट आप पुराने ईयर्स का लॉस, पुराने ईयर्स का यूएडी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। एक नया सेक्शन आया है फाइनेंस एक्ट 2023 के 22 के अंदर, सेक्शन 79A जाकर चेक करना। अमेंडमेंट को भर दिया इन्होंने पूरे के पूरे आरटीपी के अंदर, हर जगह पर इन्होंने किसी ना किसी किस्म का अमेंडमेंट या लेटेस्ट केस लॉ को टेस्ट किया है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 21, ये बात कर रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर। देखो आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर क्या ट्राइब्यूनल के बाद हाईकोर्ट टांग अड़ा सकता है? क्या हाईकोर्ट टांग अड़ा सकता है आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर? क्वेश्चन यहां पर ये उठ रहा था आर्म्स लेंथ प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और हाईकोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ फैक्ट देखने का पावर नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ देखता है। तो क्या हाईकोर्ट के पास आप लेकर जा सकते हो कि आर्म्स लेंथ प्राइस के अंदर मेरे साथ ठीक ठाक चेक नहीं हुआ है, ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया असेसिंग ऑफिसर ने, जो भी हो, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोल दिया है, सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी रीसेंट केस लॉ की बुकलेट के अंदर है, आप जाकर चेक करना, वो 13 केस लॉ जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया उसमें से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाईकोर्ट के पास पावर है, हाईकोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अंदर नहीं घुसेगा लेकिन ये जरूर चेक करेगा
ये जरूर चेक कर सकता है हाईकोर्ट कि भाई क्या आर्म्स लेंथ प्राइस इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 92C और उसके रूल्स के मुताबिक निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, क्या इनकम टैक्स एक्ट और उसके रूल्स फॉलो किए गए कि नहीं किए गए, ये जरूर चेक कर सकता है हाईकोर्ट। उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने का पावर हाईकोर्ट के पास नहीं है। हाईकोर्ट यहां पर बैठ के कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट यहां पर बैठकर सिर्फ ये चेक कर रहा है कि क्या सारे के सारे इनकम टैक्स के कानून फॉलो किए गए कि नहीं किए गए, वो करने का पावर हाईकोर्ट के पास बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये बोला गया है सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लेटेस्ट बुकलेट के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपके नॉन रेसिडेंट एफटीएस और रॉयल्टी के ऊपर बनाया गया, ठीक है। मिस्टर स्मिथ एक नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया में किसी इंडियन कंपनी को फॉरेन एफटीएस की सर्विस दिया, ठीक है, और उसके लिए अग्रीमेंट भी है और वो अग्रीमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी है, ठीक है। और मिस्टर स्मिथ का इंडिया में कोई बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कोई प्लेस नहीं है, देयरफॉर यहां पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, 115A एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर उसका इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन होता तो फिर उसको 44D एप्लीकेबल हो जाता। अब यहां पर अगर 115A एप्लीकेबल हो जाएगा और साथ साथ में बोला है कि वो सिर्फ यही इनकम कमाता है और कोई इनकम नहीं कमाता है, उसका टीडीएस भी पूरी तरीके से डिडक्ट हो चुका है। अब अपने को सवाल बताना है, 2 सवाल के जवाब देना है। पहला सवाल उसका टैक्स रेट क्या होगा, दूसरा सवाल क्या वो आईटीआर भरने के लिए ऑब्लिगेटेड है। पहले सवाल में इंडिया डज नॉट हैव अ डीटीडब्ल्यू विद कंट्री है, अगर इंडिया का कंट्री ए के साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है तो उसको 10% का टैक्स लगेगा, सरचार्ज भी लग सकता है और सेस लगेगा, ठीक है, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड सेस ऑलवेज। क्या उसको आईटीआर भरने की जरूरत है, आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। अगर उसका टीडीएस 10% के हिसाब से 115A के हिसाब से कट गया है और उसकी सिर्फ यही इनकम है तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस में इंडिया का उस कंट्री के साथ डीटीडब्ल्यू और एफटीएस डीटीडब्ल्यू के हिसाब से 8% के हिसाब से कटता है, तो देयरफॉर यहां पर उसका टैक्स रेट 10% और डीटीडब्ल्यू व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल के हिसाब से लग जाएगा, तो उसको 8% का टैक्स लगेगा, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल सेस। अब इस केस में याद करो उसको आईटीआर भरना पड़ेगा, सिर्फ ये इनकम कमाता है तो भी भरना पड़ेगा, टीडीएस कट चुका है तो भी भरना पड़ेगा। आईटीआर भरने का नहीं भरने का रिलैक्सेशन कब है पता है, अगर आपका टीडीएस 115A के रेट के हिसाब से कटता है, मतलब 10% प्लस सरचार्ज एंड सेस के हिसाब से टीडीएस कटता है तो आईटीआर नहीं भरोगे आप। अगर उससे कम रेट पर कटता है, 115A के रेट से कम पे कटता है अगर टीडीएस, तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, बी वेरी केयरफुल। थर्ड केस में आपका डीटीडब्ल्यू का रेट 15% है, देयरफॉर आप 115A के हिसाब से टीडीएस काटोगे तो 115A के हिसाब से टीडीएस काटोगे तो आईटीआर भरने की जरूरत उसको नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो, यही बातें की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि अगर एक एनआर एफटीएस या रॉयल्टी या इंटरेस्ट कमाता है और सिर्फ यही इनकम कमाता है और उसका टीडीएस इन सेक्शन के हिसाब से कटा है तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन से लोअर रेट पे कटा है, मतलब डीटीडब्ल्यू के रेट पे कटा है तो आईटीआर भरना पड़ेगा, ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट वाला एक डीटीडब्ल्यू का बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देकर मतलब नहीं है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपने किए। सबसे पहले आप पूरी की पूरी इनकम कंप्यूट कर लोगे 62,000 इंटू 12, उसके बाद आप डियरनेस अलावेंस ले लोगे, उसमें से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद आप रॉयल्टी इनकम ले लोगे और रॉयल्टी इनकम में से आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे और 80 QQB में डिडक्शन भी ले लोगे 3 लाख रुपए का। उसके बाद आप रेंटल इनकम ले लोगे, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे, डिविडेंड ले लोगे और उसके बाद में आपको 80C के अंदर 23,000 रुपए का स्टैंप ड्यूटी का डिडक्शन मिलेगा। याद करना, अगर घर खरीदते हो उस पर स्टैंप ड्यूटी भरते हो उसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। उसके बाद आप 25,000 रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लोगे क्योंकि अभी आप 60 ईयर्स से कम हो, और अपने पेरेंट्स के लिए आप उनके लिए भी 25,000 लोगे क्योंकि पेरेंट आपके कौन है, आपके फादर साहब कौन है, नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट होते तो 50,000 मिलता, नॉन रेसिडेंट के लिए 50,000 नहीं, सिर्फ 25,000 मिलेगा। तो आपको अपना 25,000, फादर साहब का 25,000, टोटल 50,000 मिल जाएगा। उसके बाद नॉर्मल सम है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, सम सॉल्व करो खत्म करो, कुछ भी खास नहीं है, एक नॉर्मल सा एकदम नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन चेक कर लो। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक फॉरेन कंपनी है एस्टर आईएनसी, कनाडा में है, उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब वेबसाइट है, ठीक है, और उसका इंडिया में पी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब यहां पर अपने को पता लगाना है कि फाइनेंस एक्ट 16 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा या फाइनेंस एक्ट 20 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा या दोनों नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक एक करके अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ सेल वेल करते हो लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू, सम ई रीडर्स दे आर सेलिंग सम प्रोडक्ट, ओके। तो यहां पर सबसे पहले सेलर कौन है, देखो सेलर एक इंडियन कंपनी है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी सेलर है, ठीक है, और वो सामान बेच रहा है, तो सबसे पहले 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी तो लग नहीं सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे लगता है। सेल पे 2020 वाला लगता है, लेकिन यहां पर 2020 वाला भी नहीं लग सकता है क्योंकि एक प्रोविजन है लॉ के अंदर फाइनेंस एक्ट 20 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में कि अगर सेलर इंडिया के अंदर पी है, सेलर का अगर इंडिया में पी है, सेलर का इंडिया में अगर ब्रांच है और कस्टमर भी इंडिया में है, सेलर का इंडिया में ब्रांच है, कस्टमर भी इंडिया में है, तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है 2020 वाला। तो इस केस में 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। सेकंड केस में क्या 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा? 16 वाला फिर से नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि 16 वाला लगाने के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा है। यहां पर वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, वहां पर वो आपके लिए क्या कर रहा है, एस्टर आपके लिए प्रोडक्ट बेच रहा है अपनी वेबसाइट के थ्रू। देयरफॉर क्या 2020 वाला लग सकता है? हाँ, यहां लग सकता है। यहां पर सेलर का इंडिया में ब्रांच नहीं है, जैसे यहां पर सेलर का इंडिया में ब्रांच था तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं था, यहां पर सेलर का इंडिया में ब्रांच नहीं है तो यहां पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा 2020 वाला। अब आंसर कैसे निकालोगे?
2000 यूनिट बेचा है इंटू 12,000, फिर 1000 यूनिट बेचा है इंटू $150, $150, उसको 80 रुपए से मल्टीप्लाई करो, टोटल आंसर आएगा 3.6 करोड़, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करोड़। क्योंकि ये भी कंडीशन है ना 2020 वाले इक्वलाइजेशन के लिए, लेवी के लिए आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आपका 3.6 करोड़ टर्नओवर है तो 2% आपको इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ और भी हो रहा है, यहां पर नीचे एडवर्टीजमेंट की भी कोई सर्विस आप ले रहे हो। अब सबसे पहले एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में पी नहीं है, उससे एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहा है और उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है, यहां पर 25 लाख रुपया। एबीसी इंडियन कंपनी है, एस्टर फॉरेन कंपनी है, एस्टर का इंडिया में पी नहीं है, वो हमको एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, हम उसको 1 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, 6% चेक कर लो। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में पैसा देने वाला XYZ INC फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में पी भी नहीं है, तो देखो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग पाएगा, क्योंकि 16 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगने के लिए इंडिया में कौन होना चाहिए, या तो इंडियन कंपनी होना चाहिए जो इंडिया का रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, या तो फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट का इंडिया में ब्रांच होना चाहिए। तो ये दोनों भी नहीं है, XYZ इंडियन कंपनी भी नहीं है, XYZ फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच भी नहीं है। ठीक है, तो XYZ 2016 वाले इक्वलाइजेशन लेवी से बच जाएगा, लेकिन 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी XYZ पे लग जाएगा, क्योंकि जिसपे 16 नहीं लगता है उस पे 20 वाला लग सकता है, तो 20 वाला इस पे लग जाएगा। 32 लाख के ऊपर 2% आपको इक्वलाइजेशन लेवी भरना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बराबर से इसको सुन लेना एक बार और अगर चाहिए तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में ब्रांच है, ठीक है, गुड़गांव के अंदर ब्रांच है। अब सवाल ये उठ रहा है, वो अपने ब्रांच से सामान बेच रही है, तो वो तो टैक्स लगेगा इंडिया के अंदर, फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच रहेगा, उससे अगर सामान बेचोगे तो टैक्स लगेगा। अब सवाल ये उठ रहा है, अगर वो डायरेक्टली बाहर से इंडिया में बेचती है तो क्या लगेगा, हाँ, यूएन मॉडल में लगेगा, ओईसीडी मॉडल में नहीं लगेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एक फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच हो जाता है, फिर वो अपने ब्रांच से बेचता है या डायरेक्टली बेचता है, दोनों केस में टैक्स लगेगा। याद करो, रोल्स रॉयस का एग्जांपल देता था मैं, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओईसीडी मॉडल में मिसिंग है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन से मॉडल में है, वो सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में दिया गया है, ओईसीडी मॉडल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। एक बार चेक कर लो, यहां पर हमारा आरटीपी नवंबर 2023 खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने एमटीपी की तरफ। तो चलिए, आरटीपी नवंबर 2023 के बाद अब एमटीपी नवंबर 2023 सीरीज 1 के बारे में बात करते हैं। वैसे ही पहला क्वेश्चन यहां पर आपको पीजीबीपी पर मिलेगा। एक कंपनी है लामड़ा लिमिटेड, मैन्युफैक्चर करती है फैब्रिक, और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उसका टोटल इनकम और टैक्स निकालना है 115BAA, ये सब नहीं फॉलो करना। ठीक है, सबसे पहले आपका अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन ये एडबैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से कुछ आपको कंसेशन मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम मानी जाती है, तो इसको पीजीबीपी इनकम का पार्ट रहने दो। 22418 के अंदर ये इनकम है। एनी असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो आपकी इनकम मानी जाती है, पीजीबीपी में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने कुछ 18 लाख रुपया कुछ फेयर एस्टिमेट किया है, आईसीडीएस 10 के हिसाब से अलाउड है, रीजनेबल सर्टेनिटी है उसकी कंपनी को, ऐसा नहीं कि कोई अनसर्टेन एस्टिमेट किया है। कुछ पीरियोडिकल वेज रिवीजन करती है कंपनी हर 3 साल के अंदर, हर 3 साल के अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉइज के वेजेस को चेंज करती है, उसकी वजह से कुछ एस्टिमेट करती है, रीजनेबल एस्टिमेट, जो कंपनी कुछ समय बाद पे कर देती है, तो उसका डिडक्शन कंपनी को मिल जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम यूएस कंपनी माइनस हो जाएगा, आईएफओएस के अंदर चला जाएगा। 17 लाख रुपए का लॉस हुआ ऑन मशीनरी डिस्ट्रक्शन, मशीनरी कुछ शॉर्ट सर्किट से डिस्ट्रक्ट हो गई, उसमें 17 लाख रुपए का लॉस हो गया, वो आपने पीजीबीपी में डेबिट किया है, वो डिसअलाउ हो जाएगा, बिकॉज ये कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस का कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। अच्छा, उस मशीनरी के ऊपर 3 लाख रुपए का स्क्रैप मिला है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इग्नोर करो स्क्रैप के एडजस्टमेंट को, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। ठीक है, एक्चुअली अगर उसके ऊपर सोचना भी होता ना, तो अपने को पूरा मशीनरी का ब्लॉक वैल्यू होना चाहिए, डब्ल्यूडीवी ऑफ द मशीनरी पता होना चाहिए, तब मैं उसको क्या करूंगा, डब्ल्यूडीवी में से स्क्रैप को माइनस करूंगा और देखूंगा कैपिटल गेन्स लग सकता है कि नहीं लग सकता है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए एग्जामिनर ने बोला है कि वो सब चीज इग्नोर कर दो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत ही नॉर्मल सा एडजस्टमेंट है। नॉर्मल सा एडजस्टमेंट ये है कि प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी कितना है, 320 लाख रुपए का आपका प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, वो डिसअलाउ हो जाएगा, और जितना भी ग्रेजुएटी आपने एक्चुअली एम्प्लॉय को पे कर दिया उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो नहीं मिलता है डिडक्शन पीजीबीपी में, पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाएगा 37(2)B के अंदर, लेकिन वही चीज का आपको 80GGB में डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपने चेक से पे किया है, चेक से पे किया है तो 80GGB में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट, आपको इक्विटी शेयर्स बेचा है आपने, और इक्विटी शेयर्स बेचते समय और खरीदते समय दोनों समय आपने एसटीटी भरा है, तो ये आपका 112A वाला कैपिटल गेन्स हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो 112 में आएगा यहां से माइनस हो जाएगा, और कैपिटल गेन्स में आपको 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट और 2 लाख रुपए पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए पे 10% टैक्स भर दोगे 112A के हिसाब से। उसके बाद आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप ले लो, पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन 71 लाख रुपीस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा पीजीबीपी के अंदर। और उसके बाद में जीएसटी के अंदर आपने क्या किया, देखो ये एडजस्टमेंट पहले भी किसी ना किसी एमटीपी या आरटीपी में आ चुका है। 8 लाख रुपए का आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया था, आपने कस्टमर को पे कर दिया, उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो 8 लाख रुपया कस्टमर से मिला, आपने पे कर दिया, आपको 8 लाख का डिडक्शन मिल गया होगा अर्लियर ईयर में। उसके बाद 3 लाख रुपए का रिफंड आया, लेकिन आपने पे सिर्फ 2 लाख रुपया किया, तो 3 लाख रुपए का रिफंड आया, सिर्फ 2 लाख ही पे किया, 1 लाख रुपए अनपेड है, तो 1 लाख रुपए आपको यहां पर एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको ये सब करने के बाद आपको आपकी टोटल इनकम मिल जाएगी
उस पे टैक्स निकालो। टैक्स कितना लोगे? 30% लोगे, क्योंकि एसएससी का पिछले साल का टर्नओवर देखो 400 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको यहां पर 30% टैक्स लेना पड़ेगा। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ए की तरफ बढ़ते, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहां पर एक, जो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर से पैसा कमाती है, ठीक है। तो ये एटीपी में कवर्ड है। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर, ये एटीपी में कवर्ड है। उससे कितना पैसा कमाती है? 65 लाख रुपीस का इसका एटीपी में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये कुछ नए एम्प्लॉइज लोगों को हायर कर रही है ऑन 1 मई। उसका एमोल्यूमेंट्स भी 25,000 से कम है, 25,000 से ज्यादा नहीं है, चेक से भी पे कर रही है, तो इसको एटीजेजेडबलए में डिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑडिट भी करवाती है, क्योंकि एटीजेजेडबलए में आने के लिए ऑडिट करवाना जरूरी है। अगर ऑडिट नहीं करवाते हो तो एटीजेजेडबलए में आपको कवर नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप कुछ इंटरेस्ट भी कमा रहे हो एफडी से, इसका आपको कोई एटीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये नॉर्मली टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस के अंदर। अब अपने को बोला है कि कंप्यूट टोटल इनकम, और बोला टैक्स लायबिलिटी भी निकालो, और ये भी बताओ कि 115 बीएडी में जाना है कि नहीं जाना है। तो देखो अभी आपको बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्या करना है? आपको नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना है। ऑप्शन 2 आपको 115 बीएडी के हिसाब से जाना है। अब अगर आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाओगे ना, तो नॉर्मल प्रोविजन के अंदर भी आपको 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक तो नॉर्मल और एक एएमटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एएमटी एप्लीकेबल है। अगर एटीजेजेडबलए क्लेम करेगा तो एटीजेजेडबलए प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, तो आपको एएमटी निकालना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन 1 के अंदर भी 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको व्हिचएवर इज हायर लेना पड़ेगा। और फिर ऑप्शन 2 के अंदर सिर्फ 115 बीएडी है, ऑप्शन 2 के अंदर आपको एएमटी नहीं निकालना है, क्योंकि जो 115 बीएडी फॉलो करता है उसके लिए एएमटी माफ है, माफ है, माफ है, उनको एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में देखते हैं नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन में क्या लोगे आप पता है? आप पीजीबीपी इनकम ले लोगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप 30 लाख का इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ले लोगे, ठीक है, वो जो भी है, ये दोनों आ जाएगा। नॉर्मल प्रोविजन में आपको एटीजेजेडबलए भी मिलेगा, एटीपी भी मिलेगा, दोनों के दोनों डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। ये लेने के बाद आप अपना स्लैब रेट अप्लाई कीजिए, 10,000 तक 10%, 20,000 तक 20%, उसके ऊपर 30%, और उसके बाद सेस वेस लगा दीजिए, ये आपको टैक्स आ जाएगा। उसके बाद एएमटी निकालते समय ना आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते समय ना एटीपी ऐड मत करना, क्योंकि एटीपी पे एएमटी लगता ही नहीं है, याद करो, सारे प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस पे लगता है, एटीपी पे नहीं लगता है। तो एटीपी छोड़कर बाकी सारे प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस आपको ऐड बैक करना है। तो यहां पर 2 ही प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है, एक एटीपी है और एक एटीजेजेडबलए है। तो आप एटीजेजेडबलए ऐड बैक करो, फिर उसमें 15% लगाओ, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एएमटी का रेट 15% है, और उसके ऊपर फिर सरचार्ज सेस, अगर सरचार्ज लगता है तो लगाओ, नहीं तो सेस लगा दो, ठीक है। व्हिचएवर इज हायर, ये आपका पहला टैक्स आएगा। अब सेकंड ऑप्शन आपका 115 बीएडी के अंदर, जब आप 115 बीएडी में जाओगे ना, तो आपको 115 बीएडी के अंदर है ना एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलता है, वहां पर एटीपी का डिडक्शन मत लो, एटीजेजेडबलए मिलता है 115 बीएडी में। देखो सारे अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट एटीजेजेडबलए तो देती ही है, 115 बीए बोलो, बीडबलए बोलो, बीएबी बोलो, बीएससी बोलो, बीएडी बोलो, हर जगह पर आपको एटीजेजेडबलए मिलता है। तो जब 115 बीएडी फॉलो करोगे ना, एएमटी तो लगता ही नहीं है, तो एएमटी नहीं निकालना है, सिर्फ एक ही टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर आपको एटीजेजेडबलए का डिडक्शन मिलेगा, एटीपी का नहीं मिलेगा। टोटल इनकम निकालो, 22% टैक्स लगाओ, 10% सरचार्ज लगाओ, सरचार्ज हमेशा लगता है 115 बीएडी में। उसके बाद आप उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर आप सरचार्ज या सेस जो भी है वो मार दो, ठीक है। सरचार्ज 10% हमेशा लगेगा, 4% सेस मारना है। और आप देखो फिर कौन सा ऑप्शन बेटर है। ऑप्शन 1 में व्हिचएवर इज हायर, और ऑप्शन 2 में एक ही आंसर है। अब दोनों में से जो भी कम आएगा उस हिसाब से आप ऑप्शन ऑप्ट कर लो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक नॉन रेजिडेंट है, जर्मन सिटीजन है, और वो एक कंपनी में काम करता है, और उस कंपनी का इंडिया में पीई भी है। अब वो बंदा इंडिया में आता है, विजिट करता है कुछ 85 डेज के लिए, और 28 लाख रुपए की सैलरी कमाता है। तो अगर एक नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, बाहर की कंपनी में काम करता है, इंडिया में आके सर्विस देता है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। सर एक एग्जेम्पशन पढ़ा था हमने सर 10(6) के अंदर, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वो एप्लीकेबल करवाने के लिए एक कंडीशन है जो इसने वायलेट कर दिया है। वो क्या है बताए? वो फॉरेन एंटरप्राइज का ना, फॉरेन कंपनी का इंडिया के अंदर कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर उस फॉरेन एंटरप्राइज का इंडिया में कोई ट्रेड या बिजनेस नहीं है, तो एम्प्लॉय की सैलरी माफ होगी। अब इसका तो इंडिया के अंदर पी है, अब इसका इंडिया में पी होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका इंडिया में ट्रेड और बिजनेस है, और इसका ट्रेड और बिजनेस होने की वजह से यहां पर इंडिया में आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सैलरी इनकम पे टैक्स लगाना पड़ेगा। 10(6) कब माफ है पता है? एक फॉरेन एंटरप्राइज है, उसका एम्प्लॉय है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, और वो इंडिया आता है 90 डेज तक, और वो इंडिया से सैलरी कमाता है, और इंडिया से सैलरी कमा के वो चला जाता है, तो उसकी इनकम हम लोग क्या करेंगे, माफ कर देंगे, अदरवाइज माफ नहीं है। यहां पर इंडिया में उसका ट्रेड है, ट्रेड और बिजनेस अगर इंडिया में है तो सैलरी माफ नहीं होता है, चेक कर लेना। अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन में जो दी गई है वो बराबर से देखना। एक नॉन रेसिडेंट है, वो इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, वो भी कौन सी करेंसी में खरीद रहा है, फॉरेन करेंसी में। तो एक एनआर अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में, याद करो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 एप्लीकेबल होगा। उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका डेट ऑफ सेल है उस हिसाब से आप सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करोगे, टेकिंग एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर।
उसके बाद आपका जो डेट ऑफ परचेज है उस हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करोगे, टेकिंग एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और उसके बाद एक बार आपको फॉरेन करेंसी में गेन आ जाएगा, उसको वापस से रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगे सिर्फ टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, सिर्फ टीटीबीआर वापस से रुपीस में कन्वर्ट करते समय सिर्फ टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर लेना है, चेक कर लो आप लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर वोडाफोन केस लॉ से रिलेटेड है। चार्ल्स क्या कर रहा है, एक फॉरेन कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है, उसको बेच रहा है। ये फॉरेन कंपनी सीजीपी जैसी फॉरेन कंपनी, अगर आपने मुझसे वोडाफोन का केस लॉ पढ़ा है तो सीजीपी जैसी फॉरेन कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है, लेकिन इसकी इनकम इसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसकी कंपनी के ना इंडिया में असेट्स है ना सिर्फ 8 करोड़ है। अब याद करो, अगर सब्सटैंशियली इंडिया से देखो फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचोगे तो कब टैक्सेबल होगा? व्हेन द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया। और सब्सटैंशियली फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया के दो कंडीशन है, उस फॉरेन कंपनी के इंडिया में असेट्स 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और उस फॉरेन कंपनी के इंडिया में असेट्स एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल असेट होना चाहिए। अब देखो इस फॉरेन कंपनी का इंडिया में असेट सिर्फ 8 करोड़ है, देयरफॉर चार्ल्स की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, बिकॉज ये जो अरेबिट्स जीएमबीएच है एजी, इसकी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूराइज नहीं होती है एज पर द वोडाफोन केस लॉ, देयरफॉर ये पर्टिकुलर इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी है 1023C में रजिस्टर्ड है और वो एजुकेशनल पर्पस और हॉस्पिटल पर्पस दोनों के लिए 3-3 करोड़ रुपए की इनकम कमा रही है, रेवेन्यू कमा रही है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? हाँ जरूरत है, क्योंकि आपको जो 5 करोड़ रुपए की लिमिट दी है ना सरकार ने कि 5 करोड़ रुपए तक आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो एग्रीगेट लिमिट है। 3 + 3 मिलाकर 6 करोड़ हो गया। अब 6 करोड़ हो गया तो आपको अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। सेकंड केस, एक ट्रस्ट है, उसको पिछले साल में लॉस हुआ था, सेट ऑफ करना है उसको करंट ईयर में उस लॉस को, क्या वो लॉस सेट ऑफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर एक्सेस एप्लीकेशन की वजह से अगर कोई लॉस होता है, वो लॉस लैप्स हो जाता है, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तीसरा, एक ट्रस्ट है, उसने लोन लिया, लोन लेकर खर्चा किया, क्या लोन लेकर खर्चा करोगे तो डिडक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन जब भी उस लोन को रीपे करोगे तो क्या डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, चेक कर लो। जब भी रीपे करोगे उस टाइम पे डिडक्शन मिलेगा, लोन लेकर खर्चा करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर B1 की तरफ जाते हैं। क्या अथॉरिटी ऑफ एडवांस होल्डिंग के पास पावर है टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ये चीज याद रखना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस होल्डिंग के पास वो सारे पावर है जो सेक्शन 131 के अंदर समन इशू करते समय होते हैं। समन इशू करते समय 4 पावर्स होते हैं, वो सारे के सारे अथॉरिटी फॉर एडवांस होल्डिंग के पास है। अथॉरिटी फॉर एडवांस होल्डिंग कैन आस्क फॉर व्हाट? अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, इट कैन आस्क फॉर इशूइंग ऑफ कमीशन, इट कैन आस्क फॉर कंपेलिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट कैन आस्क फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी पर्सन। ये सारे पावर जो सेक्शन 131 में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास है, वो सारे के सारे अथॉरिटी फॉर एडवांस होल्डिंग को भी देके रखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर है। यहां पर एक कंपनी है MNO INC, वो नॉन रेसिडेंट है और उसका इंडिया में कोई पी नहीं है, और यहां पर एक PQR INC है, वो भी नॉन रेसिडेंट है, उसका भी कोई पी नहीं है। अब ये बंदा इसको क्या दे रहा है? एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है। अब अगर ये एक नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है, ये दूसरे नॉन रेसिडेंट को एडवर्टीजमेंट की सर्विस देता है, तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। क्योंकि 2016 का इक्वलाइजेशन लेवी कब लगता है पता है? जब इंडिया में जो बंदा है ना, वो या तो रेजिडेंट होना चाहिए जो बिजनेस या प्रोफेशन करता है, या तो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए जिसका इंडिया में पी होना चाहिए। तो जो सर्विस ले रहा है ना, वो या तो रेजिडेंट होना चाहिए जो बिजनेस करता है, या तो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए जिसका इंडिया में पी होना चाहिए। तो अब यहां पर जो रेसिपिएंट है, जो सर्विस ले रहा है, वो है तो नॉन रेसिडेंट, लेकिन उसका इंडिया में पी नहीं है, तो 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। हाँ 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग सकता है अगर ये सर्विस जो दे रहा है एडवर्टीजमेंट की, अगर वो इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रहा है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है दे वांट टू टारगेट इंडियन कस्टमर्स, साफ साफ लिखा है दे वांट टू यूटिलाइज दिस सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का है, इंक्रीज शेयर इन इंडियन मार्केट। तो देयरफॉर यहां पर 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 2%। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर 2016 वाला नहीं लग सकता है, और 20 वाला लगाने का एक और कंडीशन है कि उसका जो रिसीट है वो 2 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उसका रिसीट देखो यहां पर 3 करोड़ रुपया है, तो उसको 20 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, 16 वाला नहीं लग सकता है। 16 वाला क्यों नहीं लग सकता, उसका कारण मैंने आपको 2 बार बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीडीएस के ऊपर है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहां पर एक इंडियन कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को कुछ सैलरी दे रही है 7,30,000 का और 1,20,000 का नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे रही है। तो बहुत सिंपल है, एम्प्लॉय अपनी सैलरी कंप्यूट करेगा, कंपनी एम्प्लॉय के लिए सैलरी कंप्यूट करेगा, 7,30,000 सैलरी, 1,20,000 परक्विजिट, 8,50,000, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 8 लाख पे कंपनी टैक्स निकालेगा, एवरेज रेट निकालेगा, जो भी टैक्स आता है डिवाइडेड बाय 8 लाख रुपीस, और उतना मंथली एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉय के लिए काट लेगा। यहां पर अज्यूम किया गया कि एसएससी 115 बीएससी नहीं फॉलो कर रहा है, तो कैलकुलेशन फिर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से करो, 115 बीएससी अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम के हिसाब से मत करो। नेक्स्ट इज एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, वो एक नॉन रेसिडेंट को कुछ पैसा दे रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अगर नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे करता है तो 194 एलबी के अंदर 5% के हिसाब से टीडीएस कटता है, प्लस आपको 4% का सेस मारना पड़ेगा। लेकिन अगर वही सामने वाला बंदा, सामने वाला नॉन रेसिडेंट अगर एनजेए के अंदर है,
नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, तो फिर सेक्शन 94A के हिसाब से आपको 30% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ता है। याद करो 30% प्लस 4% सेस। तो सामने वाला बंदा अगर नॉर्मल जगह पर है तो 194 एलबी के हिसाब से 5% प्लस 4% सेस। सामने वाला बंदा अगर एनजे में है तो फिर आपको कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? 30% टैक्स प्लस 4% सेस। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक असेसी है जो क्या कर रहा है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल मुझसे ही खरीद रहा है, मतलब मैं ही रॉ मटेरियल दे रहा हूं तुमको, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं आपको रॉ मटेरियल दे रहा हूं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय मी ओनली, तो आप मुझसे रॉ मटेरियल खरीद कर ही मुझे कुछ बनाकर दे रहे हो। क्या बनाकर दे रहे हो? कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हो मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो क्या मैं आपके लिए, क्या आप मेरे लिए गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो? आप मेरे लिए सर्विस दे रहे हो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो मुझसे ही खरीदा है, आप तो मुझे सिर्फ उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हो, तो आप मेरे लिए सर्विस दे रहे हो। देयरफॉर आप मेरा टीडी, मैं आपका टीडीएस काटूंगा। अब उसके अंदर दो चीज है, अगर इनवॉइस में ब्रेकअप देते हो सर्विस के लिए, गुड्स के लिए इतना, तो सर्विस पोर्शन पे टीडीएस कटेगा, और अगर इनवॉइस में ब्रेकअप नहीं देते हो तो फिर पूरे अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ब्रेकअप देना यहां पर बहुत जरूरी है। यहां पर आखिरी क्वेश्चन है कि अगर कोई इंडियन टेलीविजन के अंदर कमेंट्री कर रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर, उसको पेमेंट कर रहे हो और वो इंडियन कमेंटेटर है, ठीक है, मतलब वो रेसिडेंट है, तो क्या टीडीएस कटेगा? यस, 194J में 10% के हिसाब से टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। यहां पर रिदा लिमिटेड एक नॉन रेसिडेंट है और यहां पर अनुष लिमिटेड एक क्या है? इंडियन कंपनी है। तो क्या एक दोनों में से एक का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है? बेहद जरूरी है। अब एक एंटिटी दूसरे के अंदर 30% होल्ड कर रहा है एंड देयरफॉर ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए, इनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। अब ये इसको 10,000 कार बेच रहा है लेकिन $200 कम में बेच रहा है, तो $200 कम में बेच रहा है तो आपको $200 एड बैक करना पड़ेगा। तो $200 इंटू 10,000 कार इंटू डॉलर का रेट यहां पर 63 है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये पहला आपका एडिशन हो जाएगा। दूसरा एडिशन क्या हो जाएगा? रॉयल्टी ऑफ 1 करोड़ 20 लाख वाज पेड टू क्योटो लिमिटेड। क्योटो लिमिटेड एक यूएस की कंपनी है, अपन उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हम लोग रॉयल्टी पे कर रहे हैं, अनुष पे कर रहा है उसको रॉयल्टी, और अनुष उसके ऊपर होल्ली डिपेंडेंट है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। अनुष उसके ऊपर टेक्निकल नो हाउ पे होल्ली डिपेंडेंट है। तो अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट पर होल्ली डिपेंडेंट होता है, तो दोनों माने जाते हैं एक दूसरे के एसोसिएट एंटरप्राइज। तो मैं मानूंगा मैं और वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब मैं उसको $30 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, मैं अपने दूसरी एंटिटीज को $90 लाख पे करता हूं, इसको $1 करोड़ 20 लाख पे कर रहा हूं, तो $30 लाख इंटू 63 आपको एड बैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैं कुछ लोन वोन ले रहा हूं जर्मन कंपनी से। अब इस जर्मन कंपनी से मैं लोन कितना ले रहा हूं? 1,000 यूरो। 1,000 यूरो को अगर मैं कन्वर्ट करूं रुपीज में तो 84,000 यूरो आएगा, और बुक वैल्यू ऑफ असेट कितना है मेरा? 90,000 करोड़ है। देयरफॉर मेरा बुक वैल्यू ऑफ असेट का 51% से ज्यादा फाइनेंस कर रहा है वो आदमी। तो अगर एक एंटिटी के बुक वैल्यू ऑफ असेट से 51% से ज्यादा कोई और फाइनेंस करता है तो दोनों डीम टू बी एसोसिएटेड। अब हमारे बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। अब मैंने उसको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 10%, लेकिन देना कितना चाहिए था? 9%। 9% देना चाहिए था, मैं 10 दे रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक्स्ट्रा दे रहा हूं मतलब मैं ज्यादा एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं, देयरफॉर मुझ पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, 1% मुझे एड बैक करना पड़ेगा। तो 1,000 करोड़ का 1% जो भी आएगा इंटू 84 रुपीज, उस हिसाब से मुझे एड बैक करना पड़ेगा, तो मुझे अपना एडिशन पता चल जाएगा। चेक करो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A। यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले देखो इवेंट सुनो। कमिश्नर ने सेक्शन 263 के अंदर नोटिस दिया, उसको ना एओ का ऑर्डर रिवाइज करना है। ठीक है, सेक्शन 263 के अंदर नोटिस दिया और उसने रिविजनरी प्रोसीडिंग्स कमेंस कर दिया, पेंडेंसी हो गई रिविजनरी प्रोसीडिंग की। उसके बाद कमिश्नर ने क्या किया? कुछ सर्वे वर्वे हुआ, उसके बेसिस पर उसने कुछ नई नोटिस इशू किया, जिसमें जो पहली वाली नोटिस का कंटेंट और जो दूसरी वाली नोटिस का कंटेंट है वो अलग है। तो क्या कमिश्नर अब दूसरी वाली नोटिस के कंटेंट के बेसिस पर 263 के अंदर रिवाइज कर सकता है? तो कोर्ट ने बोला नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, आपको अपना जो पहली वाली नोटिस था उसी बेसिस पर करना पड़ेगा। नई नोटिस आप अचानक से बेचकर कई दूसरी जगह सर्वे हो गया, उसको पकड़कर आप दूसरी नोटिस के बेसिस पर आप सर्वे, दूसरे किसी ने सर्वे किया उसके बेसिस पर आप एक नई नोटिस बना रहे हो, भेज रहे हो, और पहली नोटिस का कंटेंट दूसरी नोटिस के कंटेंट से काफी अलग है, तो आप दूसरी नोटिस के बेसिस पर 263 के अंदर प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो, ये बोला गया कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 131 में नोटिस भेजकर, क्या सेक्शन 131 में नोटिस भेजकर आपका कैश सीज कर सकते हैं या आपका कोई भी एसेट सीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 131 के अंदर सीजर का पावर नहीं है, समन भेजने का पावर है। अगर समन भेजोगे तो आप उससे सीज नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो, डिस्कवरी कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर जा सकते हो, लेकिन कैश सीज करने का पावर अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको 132 के अंदर सर्च एंड सीजर का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्च एंड सीजर का वारंट लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो? 132 के अंदर वारंट लो और उसके बाद में जाकर सीज करो। आप 131 के बेसिस पर सीजर नहीं कर सकते हो, ये बोला गया यहां पर। उसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपका डीटीडब्ल्यूए का क्वेश्चन है कि एसएससी है, 63 इयर्स की है, तो ये एसएससी एक सीनियर सिटीजन है, रांची में सेटल्ड है, कंट्री एम से कुछ इनकम कमा रही है, सबसे पहले पीजीबीपी इनकम कमा रही है, वो कंट्री एम से, और उसका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी है कंट्री एम के अंदर, और उसके पर कुछ म्युनिसिपल टैक्स भर रही है, उसका डिडक्शन मिलेगा, प्लस इंडिया के अंदर भी कुछ पीजीबीपी इनकम कमा रही है,
4.2 लाख का कुछ फिक्स डिपॉजिट भी किया है उन्होंने अपने नाम पर अपने, और 15 लाख रुपए का उनको इंटरेस्ट मिला है 4.2 लाख रुपीस का फिक्स डिपॉजिट से, और 15,000 रुपए का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। तो अब देखो यहां पर आपको सबसे पहले सारी इनकम लिख देनी है लाइन से। एक इनकम ये लिख दोगे आप जो कॉन्सेप्ट से कमाया है कंट्री एम से, एक रेंटल इनकम लिख दोगे, और उसमें से आप क्या करोगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लोगे और म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी ले लोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये पीजीबीपी इनकम लिख लोगे 15 लाख रुपए की, ये एफडी से जो इनकम है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, और आपको सबसे पहले 80 टीटीबी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा सबसे पहली फुर्सत में, ठीक है। दूसरी चीज, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए तक। क्यों? खुद के लिए जो किया वो भी मिलेगा, हस्बैंड के लिए जो किया वो भी मिलेगा, और दोनों का मिलाकर 50,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है। साथ साथ में आपने जो पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो भी मिलेगा, लेकिन बेटे के नाम पे जो एफडी खरीदा है 4 लाख रुपए की 5 साल की, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 80C के अंदर एफडी का डिडक्शन तब मिलता है जब आप खुद के नाम पे एफडी लेते हो, बेटे के नाम पे लोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको नॉर्मली इनकम टैक्स कंप्यूट करना है जैसे आप करते हो बाकी सब सम्स के अंदर, वैसा ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 269 एसएस और 269 टी के ऊपर है। ये एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 269 एसएस और टी बताना है। मैं एनबीएफसी हूं, तो मैं किसी से 20,000 या उससे ज्यादा अगर डिपॉजिट लेता हूं तो मुझे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने 15,000 रुपया डिपॉजिट लिया। किससे लिया? 15,000 रुपए का डिपॉजिट लिया एक इंडिविजुअल से, बेरर चेक से, चलेगा। 15,000 रुपए तक बेरर चेक से लिया तो चलेगा। उसके बाद मैंने एक और 15,000 रुपए का डिपॉजिट लिया कैश में, नहीं चलेगा, क्योंकि याद करो अगर आपका ऑलरेडी कुछ आउटस्टैंडिंग है उसके बाद आप कैश में डिपॉजिट लेते हो तो पुराना वाला आउटस्टैंडिंग और नया वाला कैश डिपॉजिट मिलाकर भी 20,000 या उससे ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। सुन लो बराबर से, आपने पहले ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लेकर रखा था 15,000 रुपए का, तो आपकी बुक्स में 15,000 रुपए ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। अब आप नया आउटस्टैंडिंग और कैश में लेते हो तो पुराना आउटस्टैंडिंग और ये वाला कैश ये मिलाकर भी 20,000 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 269 एसएस अब अट्रैक्ट हो जाएगा, और 269 एसएस अट्रैक्ट होने पर 271 डी की पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला अब आप उसको रीपे भी कर रहे हो, क्योंकि आपसे पैसा लिया तो रीपे भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब रीपे कर रहे हो 16,500 रुपया बेरर चेक से रीपे कर रहे हो, 269 टी अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी के नाम पर ऑलरेडी 20,000 या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो आप एक बूटी कौड़ी भी रीपे नहीं कर सकते हो कैश में। ऐसा एग्जांपल मैंने क्लास में करवाया था आपको। अगर किसी के नाम पर 20,000 या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आप बूटी कौड़ी भी कैश में रीपे नहीं कर सकते हो। अगर रीपे करोगे तो 269 टी अट्रैक्ट हो जाएगा, 271 ई में पेनाल्टी लग जाएगी। साथ साथ में आपको जो सेकंड बार आप रीपे कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइम आपके पास सिर्फ 15,500 रुपए ही है आउटस्टैंडिंग में, और सिर्फ 15,500 रुपए आउटस्टैंडिंग में होने की वजह से, क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही 20,000 या उससे कम है, तो देयरफॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही 20,000 या उससे कम है, तो आप आराम से पूरा का पूरा पैसा कैश में रीपे कर सकते हो। तो सेकंड वाले केस में 269 टी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ थियरी क्वेश्चंस है, वो आप देख लेना अपनी रिस्पेक्टिव किताब से, ऑब्वियसली उस पर मैं बात नहीं कर रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज एमटीपी 2 सीरीज 2 नवंबर 2023। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही सेम ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपका पीजीबीपी का होगा, टोटल इनकम का। यहां पर एक इंडियन कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और साथ साथ में आपको इसकी टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है एज पर 115BAA। 115BAA के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो आपका टैक्स रेट क्या होगा? 22% प्लस 10% सरचार्ज, 4% सेस। यहां पर 402 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। 402 करोड़ कब काम आता है? जब पिछले साल का टर्नओवर आप नॉर्मल केसेस में चेक करते हो। 115BAA में ये सब चेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट यहां पर आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आप एड बैक कर दोगे, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हो तो आपको 115BAA में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 115BAA में आपको उसका डिडक्शन डिसअलाउड है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को आप डोनेशन दे रहे हो, वो भी 115BAA में सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 डिसअलाउड है, क्लॉज 2 डिसअलाउड है, क्लॉज 3 डिसअलाउड है, क्लॉज 2A डिसअलाउड है, और क्लॉज 2AA डिसअलाउड है। लेकिन आपको क्लॉज 1 और 1 का डिडक्शन मिलता है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप यहां से माइनस कर दो, आईएफओएस के अंदर दिखा दो, ठीक है। लेकिन साथ साथ में 15 लाख रुपए का डिविडेंड आपको मिला, और आपने यहां पर 12 लाख रुपए का डिविडेंड देखो 31 मई तक डिक्लेयर किया, सामने वाली कंपनी को, अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका डिडक्शन आपको एटीएम में मिलेगा। एटीएम में आपको 115BAA का डिडक्शन मिलता है। एटीएम का डिडक्शन आपको 115BAA में मिलेगा। एटीजेजेAA का डिडक्शन भी आपको 115BAA में मिलेगा। बी वेरी केयरफुल, ओके। तो यहां पर आप 15 लाख रुपए आईएफओएस में डिविडेंड दिखाओगे और 12 लाख रुपए चैप्टर 6 में डिडक्शन क्लेम करोगे, क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन एलटीसीजी है, जिसके ऊपर इक्विटी शेयर्स के ऊपर है, आपने एसटीटी भरा है परचेज और सेल दोनों के समय, तो ये 112 में कवर हो जाएगा। तो आप यहां से 4 लाख रुपया माइनस कर दोगे, और कैपिटल गेन्स के अंदर आप 3 लाख रुपए पे टैक्स भर दोगे 10%, ठीक है। 1 लाख रुपए का फ्लैट एक्सेम्पशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपने 4 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन लिया है 10%, और कब लिया है? ऑन 1 जून 2022 फॉर मशीनरी। और मशीनरी आपने कभी खरीदी? मशीनरी आपने खरीदी है और पुट टू यूज की है कब? यहां पर चेक करो,
1 जनवरी। लेकिन अपने लोन कब लिया? लोन आपने लिया 1 जून। तो जून से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 7 महीने। अब टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? 4 करोड़ 20 लाख पे सबसे पहले आप 10% इंटरेस्ट लोगे 10 महीने के लिए, जून से लेकर मार्च तक 10 महीने का इंटरेस्ट आता है 35 लाख। ठीक है, उसके बाद जून से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट जो है वो आप क्या करोगे? मशीनरी में कैपिटलाइज कर दोगे और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। और 3 महीने का इंटरेस्ट आप पीजीबीपी में डिडक्शन ले सकते थे, लेकिन नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने देखो उसका पेमेंट कब किया? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद पे कर रहे हो। आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च और वो अगले साल आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद भर रहे हो। तो ये वाला 10.5 लाख जो है, जो रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता था, वो डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि आपने टाइम पे नहीं किया। 43B के अंदर डिसअलाउ। अब साथ साथ में आप असेट के अंदर 50 लाख का ये असेट हो गया, 24.5 लाख का आपका प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट हो गया और उसके बाद में प्री यूज इंटरेस्ट, जब तक यूज नहीं किया और तब तक का इंटरेस्ट। साथ साथ में आपको 10 लाख रुपए का ये फॉरेन टेक्नीशियन को जो आप सैलरी दे रहे हो वो भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है, मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए जरूरी है, तो ये भी आपको असेट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला। और फिर आपको डेप्रिसिएशन लेना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि 115BAA में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला रूटीन एडजस्टमेंट है। आप अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी को क्या दे रहे हो? असेट बेच रहे हो, लैंड बेच रहे हो, उस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, यहां से माइनस करो और कैपिटल गेन्स में उसको एग्जेम्प्ट दिखा दो। सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है अगर होल्ली ओन सब्सिडरी होल्डिंग को देता है या होल्डिंग सब्सिडरी को देता है, प्रोवाइडेड जो रेसिपिएंट है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है? 22 लाख रुपए का आपने सेल किया था एक जमाने में, उसके बाद आपने 12 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिया था, तो 10 लाख रुपए आपको और रिकवर करना है। ठीक है, तो 22 में से 12 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिया था, तो अभी आपको कस्टमर से 10 लाख रुपए लेना था। कस्टमर मर गया और कस्टमर बनने के बाद आपने कैसी ना किसी तरीके से मैनेज किया कि 11 लाख रुपए आपके हाथ में, 11 लाख रुपए आपके हाथ में आ गया। तो बराबर से देखना, पहले 22 लाख रुपए का सामान बेचा, 12 लाख रुपया राइट ऑफ मार दिया, बैड डेट्स के तौर पे उसका डिडक्शन ले लिया। अब बैलेंस शीट के अंदर आपके पास रिसीवेबल कितना है? 10 लाख है, लेकिन आपको रिसीव कितना हो गया? 11 लाख रुपया। देयरफॉर जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया रिसीव हो रहा है आपको, वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 10 लाख रुपया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 1 लाख रुपया टैक्सेबल है, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना रिकवर कर रहे हो आप? एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया रिकवर कर रहे हो इस बैड डेट्स में से जो आपने पहले राइट ऑफ करके रखा था। तो आप टोटल क्या करोगे? प्रॉफिट में से, पीएनएल अकाउंट में से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, जो भी आपका पीजीबीपी इनकम है उसमें से 10 लाख रुपया माइनस करोगे, 1 लाख रुपया अंदर रहने दोगे। यहां पर आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन है 1.5 करोड़ का, वो ले लो। ऑफिस बिल्डिंग पे आप 3 करोड़ पे 10% डेप्रिसिएशन ले लो, लेकिन हाफ लेना। लेकिन पुट टू यूज क्यों किया है? पुट टू यूज कर रहे हो आप 180 डेज से कम। कंप्यूटर के ऊपर आप 40% डेप्रिसिएशन ले लो 11th में से, तो 11th में से मतलब 180 डेज से ज्यादा यूज कर रहे हो तो पूरा डेप्रिसिएशन ले सकते हो। ये सब करने के बाद आप टैक्स निकाल लो, कितना टैक्स आएगा आपका? 22% टैक्स, 10% सरचार्ज और 4% सेस आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखना, आपको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना है? बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको रेम्यूनरेशन पता लगाना है 40B के अंदर कितना अलाउड होगा। अब बुक प्रॉफिट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वही पीजीबीपी इनकम ही होती है। पीजीबीपी इनकम, उसके बाद जो भी अगर रेम्यूनरेशन पीएनएल में डेबिटेड है उसको ऐड बैक कर दो। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। और क्वेश्चन में वैसे भी आपको सिर्फ टोटल इनकम पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। टोटल इनकम छोड़कर टैक्स लायबिलिटी भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ टोटल इनकम निकालो, छोड़ दो। ठीक है, वो भी सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन के अंदर बोला है। आपको न तो एएमटी भी देखना पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का इंप्लीकेशन भी आ सकता है पार्टनरशिप फर्म के केस में, लेकिन यहां पर कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, बुक प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया 13%, तो 1% आप ऐड बैक कर दोगे, तो प्रोपोर्शनेटली 1% ऐड बैक कर दो। पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, 15% इंटरेस्ट दिया है, तो 3% आपको एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देता है, पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो 40B में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बैंक से जो इंटरेस्ट आया ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा और ये जाकर आपका आईएफओएस में कवर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन आप एड बैक कर दोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे क्योंकि ये अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन है। नाउ दिस नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने 2019 में एक बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी आज WDV है 36.45, डेप्रिशिएबल एसेट है, उसको आपने 90 लाख में बेच दिया, 90 लाख में बेच दिया और जो भी प्रॉफिट आया वो आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, देखो तो सबसे पहले वो प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट से माइनस करो क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, वो जाएगा कैपिटल गेन्स में। कैपिटल गेन्स में कैसे जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, सेल 90 लाख माइनस WDV, फिर 36.45, डिफरेंशियल अमाउंट 53 पॉइंट जो भी आता है वो आप क्या करोगे? कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दिखाओगे। अब आपने ये एसेट कब ट्रांसफर किया? बराबर से गौर करना, ये एसेट आपने 10 अक्टूबर 2022 को ट्रांसफर किया। अब इस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बचाने के लिए क्या मैं 54EC में इन्वेस्ट करके 6 महीने के अंदर देखो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड्स खरीद लिया 54EC के अंदर NHAI के। बॉन्ड्स कब खरीदते हो वो इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स कब इशू होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस पर एक हाई कोर्ट का जजमेंट है। डेट ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट। क्या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड इस तारीख से 6 महीने के अंदर आती है? हाँ आती है, तो आपको कैपिटल गेन्स का एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन सर ये गेन तो शॉर्ट टर्म है, गेन शॉर्ट टर्म है वो मत देखो,
असेट लॉन्ग टर्म है क्या वो चेक करो। 54 ईसी ये नहीं बोलता है कि आपका गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 54 ईसी ये बोलता है कि असेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए एज पर द एस बिल्डर्स लिमिटेड एंड डेम्पो लिमिटेड। ये दो अलग अलग केस लॉ, एक पुराना केस लॉ एक नया केस लॉ, दोनों यही बात करते हैं, ठीक है, चेक कर लेना जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। तो देयरफॉर क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को बचाने के लिए हम लोग 54 ईसी में 6 महीने में इन्वेस्ट करके एग्जाम्पशन ले सकते हैं? यस। 60 लाख का तो नहीं ले पाओगे, लेकिन आप 50 लाख का ले लोगे, 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पशन वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन है कि आपके 4 पार्टनर है, उसमें से 2 वर्किंग पार्टनर है, और 2 वर्किंग पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन पीएनएल के डेबिट साइड पे फॉर्चुनेटली आपने कोई रेम्यूनरेशन डेबिट नहीं किया है, तो कोई डेबिट नहीं किया है तो एड बैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन चारों पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, उसमें से 2 वर्किंग है, तो 2 वर्किंग पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन जाएगा? एक को 20,000 रुपया पर मंथ, तो 2 को 40,000 रुपया, पूरे साल का 4.8 लाख रुपीस का आपका एक्चुअल रेम्यूनरेशन है। बट एक्चुअल से काम नहीं चलता है, आपको बुक प्रॉफिट निकालकर आपको चेक करना पड़ेगा अप टू 3,90% ऑफ बुक प्रॉफिट, उसके बाद 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर आपको एक्चुअल और उसको मैक्सिमम लिमिट को कंपेयर करना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर उसका आपको डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, उस पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो बुक प्रॉफिट निकालते समय। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, 2020 में आपने एक कार खरीदी थी, कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2020 में, मतलब 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में कार खरीदी थी, तो उसका आपको डेप्रिसिएशन आज कितना मिलेगा? 15% एक्स्ट्रा, 30% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। मोबाइल फोन के ऊपर आपको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? 15 मिलेगा, लेकिन आपने क्योंकि 180 डेज से कम यूज किया है, चेक करो, तो आपको 7.5% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आप क्या करो, आप अपनी टोटल इनकम निकालो, बुक प्रॉफिट निकालो, बुक प्रॉफिट निकालने के बाद मैक्सिमम रेम्यूनरेशन निकालो, एक्चुअल 4.8 लाख है, मैक्सिमम देखो कितना आता है, व्हिचएवर इज लोअर उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और अपनी टोटल इनकम निकाल के सम खत्म कर दो, बाकी और कुछ भी नहीं पूछा है। साथ साथ में यहां पर एक और पॉइंट भी है, जीटीआई आ जाएगा। जीटीआई के बाद आपने एसईजेड के अंदर यूनिट खोला है, यूनिट खोलने के लिए आपने लेटर ऑफ अप्रूवल 31 मार्च 2020 के पहले ले लिया था। यस, ये लेना बहुत जरूरी है। अगर 31 मार्च 2020 के पहले लेटर ऑफ अप्रूवल ले लेते हैं, तो आप 31 मार्च 2021 तक भी अगर यूनिट शुरू करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 10AA के अंदर। तो आपको लेटर ऑफ अप्रूवल 31 मार्च 2020 के पहले लेना है, लेकिन आप यूनिट का ऑपरेशन 31 मार्च 2021 तक कर सकते हो। तो यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? 7.5 लाख आपका प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय 40 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर, डिवाइडेड बाय 120 लाख का टोटल टर्नओवर। तो ये जो भी अमाउंट आएगा उसका 100% डिडक्शन आपको पहले साल में मिल जाएगा, क्योंकि पहले 5 साल 10AA में 100% डिडक्शन मिलता है। ये करने के बाद आपको टोटल इनकम आ जाएगी। सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालना है। यहां पर एएमटी भी लग सकता था, क्योंकि 10AA क्लेम कर रहे हो तो एएमटी लग सकता था, लेकिन पूछा नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन एक डीटीडब्ल्यू का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मिस्टर प्रदीप 48 इयर्स के हैं, वो एक रेजिडेंट है और वो अलग अलग देशों से इनकम कमा रहे हैं, भारत से भी कमा रहे हैं, भारत के बाहर से भी कमा रहे हैं। सबसे पहले इंदौर से बिजनेस करके 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, और पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंडिया में पार्टनरशिप फर्म है उससे प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे कंट्री जी से, कंट्री जी से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे, वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम कमाओगे तो एग्जाम्प्ट होगा। फिर कंट्री जी के अंदर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस आप इंडिया के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो। कंट्री जी में अलाउड नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया में आप सेट ऑफ कर सकते हो, बोले कंट्री जी में अलाउड नहीं है तो क्या हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड कमा रहे, डिविडेंड कंट्री एम से कमा रहे तो वहां पर 10% आपने टैक्स भर दिया, ये भी आप आईएफओएस में ले लो। रेंटल इनकम कमा रहे, रेंटल इनकम में आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, 6,000 रुपीज का म्युनिसिपल टैक्स भरा, ये सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर 6 से अंदर 80C के अंदर पीपीएफ में जो पैसा डाला था वो भी ले लो, और मेडिकल इंश्योरेंस जो खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए लिया है उसके लिए आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, ठीक है। सीनियर सिटीजन और रेजिडेंट होते तो 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता था, अभी आपको 25,000 मिलेगा। ये सब करने के बाद आप अपनी इंडिया में टैक्स लायबिलिटी निकालो। कौन से रेजिम के हिसाब से निकालोगे? आप पुराने रेजिम के हिसाब से निकालोगे, न्यू रेजिम के हिसाब से नहीं निकालोगे, 115 बीएससी के हिसाब से नहीं निकालोगे, आप ऑप्शनल टैक्स के हिसाब से मत निकालो, नॉर्मल के हिसाब से निकालो, क्वेश्चन ये बोलता है। और उसके बाद टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो, एवरेज रेट निकालो, फिर कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? कंट्री जी के अंदर 20% से कंपेयर करो, और कंट्री एम के अंदर 10% से कंपेयर करो, और 15% से कंपेयर करो, एज द केस में भी, ठीक है। जो भी आपका एवरेज रेट है उस हिसाब से उसको कंपेयर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जिट टैक्स के ऊपर। ये भी एक बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, डोंट वरी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एग्जिट टैक्स निकालना है। एग्जिट टैक्स निकालने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही पॉइंट है, आपको अक्रेडिटेड इनकम निकालना है। जो भी अक्रेडिटेड इनकम आएगा उसका 34.944% आपका एग्जिट टैक्स हो जाएगा। अब अक्रेडिटेड इनकम निकालने के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो ट्रस्ट है ना, 2012 में आपने एप्लीकेशन दिया था, और 2012 अप्रैल में एप्लीकेशन दिया था, और जुलाई में आपको ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया था। अब उससे पहले अगर कोई एसेट खरीदा है ना, ट्रस्ट रजिस्टर होने के पहले अगर कोई एसेट खरीदा है तो वो अक्रेडिटेड इनकम में नहीं आता है। इसलिए जो पहले वाली लैंड है ना, जो 2009 में खरीदी है, वो अक्रेडिटेड इनकम में आप नहीं लोगे। उसके अलावा बाकी जो ट्रस्ट रजिस्टर होने के बाद जो एसेट आया ना, जो एसेट खरीदा है आपने, वही आप अक्रेडिटेड इनकम में लोगे। उसके पहले जो आपने खरीदा था वो अक्रेडिटेड इनकम में नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग आएगी, 2016 में परचेस किया था, यस, उसका आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ
व्हाट डिसोल्यूशन, जब भी आपका ट्रस्ट का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन जो भी हो रहा है, ठीक है। तो 31 जन का आपको क्या लेना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है, तो वो मैंने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लिया। हाँ, और अभी जो ये लिस्टेड शेयर है उसके लिए क्या लेना होगा, लिस्टेड शेयर के लिए आपको एवरेज प्राइस लेना पड़ेगा ऑन दैट डेट। उस दिन का एवरेज प्राइस कितना है, देखो यहां पर दिया गया है 1099 प्लस 1051 डिवाइड बाय 2, तो 1075 उस दिन का एवरेज प्राइस आ जाएगा लिस्टेड का, तो मल्टीप्लाई बाय 2000 शेयर्स आपको लिस्टेड प्राइस का टोटल वैल्यू आ जाएगा। फिर बाद में बैंक अकाउंट के जो अंदर पैसा है वो तो वैसे ही ले लोगे, शेड्यूल बैंक में जो एफडी है वो भी वैसे ही ले लोगे, कैश इन हैंड भी वैसे ले लोगे, टीडीएस और एडवांस टैक्स आपको नहीं लेना होता है अक्रेडिटेड इनकम कैलकुलेट करते समय। उसके बाद क्रेडिटर्स के अंदर जो क्रेडिटर्स फाइनल नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जैसे यहां पर देखो लिखा गया है 30 लाख रुपीस इज एस्टिमेटेड फॉर विच बिल्स आर रिसीव्ड, ये क्रिस्टलाइज लायबिलिटी नहीं है, श्योर लायबिलिटी नहीं है, तो ये आपको आपके टोटल लायबिलिटी में नहीं लेना है। आप आपके टोटल लायबिलिटी में से 30 माइनस कर दो तो 305 लाख आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये सब करने के बाद आपको मिल जाएगा आपकी अक्रेडिटेड इनकम, उसके ऊपर 34.944% का टैक्स लगाओ और भर दो, ठीक है। चेक कर लो, 14 दिन के अंदर आपको भरना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, चेक कर लो। नाउ अगला क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एक फॉरेन कंपनी है, उसका इंडिया में ब्रांच है, और अभी इस ब्रांच को क्या करना है, इंडिया के अंदर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस क्लेम करना है। तो अभी अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच है, अगर उसको अपने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस क्लेम करना है तो गवर्नमेंट कितना देती है, एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल इन इंडिया कंपेयर विद 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आपको यहां पर सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या क्या ऐड होता है, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम के अंदर आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है, जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे, नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं करना होता है। यूएडी ऐड बैक करना होता है, यस, यूएडी ऐड बैक करना होता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग, यस, वो भी ऐड बैक करना होता है। उसके बाद क्या साइंटिफिक रिसर्च ऐड बैक करना होता है, नहीं, वो ऐड बैक नहीं करना होता है, जाकर सेक्शन 44C चेक करो जल्दी जाकर। ब्रॉडफोर्ड लॉस ऐड बैक करना होता है, यस, वो भी ऐड बैक करना होता है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ऐड बैक करना होता है, यस, वो भी ऐड बैक करना होता है। और हेड ऑफिस एक्सपेंस जो पीएनएल में एलोकेट किया है, पीएनएल में डेबिट किया है, क्या वो ऐड बैक करना पड़ेगा, यस, वो ऐड बैक करना पड़ेगा। तो क्या क्या ऐड बैक नहीं करना है, डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का है वो ऐड बैक नहीं करना है, और जो आपका साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है वो भी ऐड बैक नहीं करना है, बी वेरी केयरफुल। बाकी सारी चीजें जो यहां पर दी गई है वो सब आप 44C में ऐड बैक करोगे, उसका 5% निकालोगे, कंपेयर विद एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेटेड दैट इज 120 लाख, व्हिचएवर इज लोअर उतना आपका क्या हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। चेक करो, उतना अलाउ होगा, सॉरी, उतना आपको अलाउ होगा, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होगा। तो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल एलोकेटेड व्हिचएवर इज लोअर उतना आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ टीडीएस के ऊपर है। मिस्टर स्वराज करके एक बंदा है, वो इंडिया के बाहर कुछ पैसा भेज रहा है। कितना भेज रहा है, पहले 7,80,000 रुपया भेज रहा है अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, वो कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो इसके ऊपर उसको 5% टीसीएस कलेक्ट होगा 7 लाख के ऊपर, ठीक है। अब साथ साथ में वो 5,80,000 रुपया अपने एम्प्लॉयर से लोन लेकर भेज रहा है अपने बच्चे के स्टडीज के लिए। देखो एम्प्लॉयर से लोन लेकर भेजेगा तो नॉर्मल केस में आएगा, इसमें आपको 0.5% का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 0.5% का रिलैक्सेशन कब मिलता है पता है, जब आप इंडिया में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, एम्प्लॉयर से लोगे तो नहीं आएगा। तो ये दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन नॉर्मल केस में आएंगे। हाँ, अगर ये एम्प्लॉयर के बदले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता ना, तो ये 5,80,000 का लिमिट अलग काउंट होता 7 लाख, और ये 7,80,000 का लिमिट अलग काउंट होता 7 लाख। लेकिन अभी ये दोनों के दोनों एक ही केस में आने वाला है, ये दो अलग केस में नहीं आएगा, दोनों पे 5% लगेगा, लेकिन 7 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। 7,80,000 प्लस 5,80,000 जो भी आएगा टोटल मारो, उसमें से 7 लाख माइनस करो, वो थ्रेशोल्ड सबको मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ ओटीपीपी वालों को नहीं मिलता है, ओवरसीज टूर पैकेज और प्रोग्राम वालों को 7 लाख का एग्जेम्पशन नहीं है, बाकी सबको मिलेगा, ठीक है। तो वो माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस पे 5% का आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजॉन जैसी, वो क्या कर रही है, अपने सेलर के थ्रू सामान बेच रही है। उसका सेलर मिस्टर ब्लू है, उसके सेलर ने 84 लाख रुपीस का सामान बेचा, तो ई कॉमर्स वेबसाइट की क्या जिम्मेदारी है, उसका टीडीएस काटेगा 1%। लेकिन अगर वो पैन नहीं देता है, कौन, सेलर पैन या आधार नहीं देता है, तो फिर जनरली तो 20% करता है, लेकिन 194O के अंदर याद करो, 194O और 194Q में अगर सामने वाला पैन नहीं देता है तो 20 नहीं सिर्फ 5% करता है। तो यहां पर उसने पैन नहीं देके गलती किया, तो यहां पर उसकी गलती की सजा उसको 20% से नहीं भुगतनी पड़ेगी, बल्कि ओनली 5% से भुगतनी पड़ेगी। चेक करो, 194O और 194Q में पैन नहीं दोगे तो 5% करता है, ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक बंदा है मिस्टर प्रदीप, ये एक रेजिडेंट है, इसने अपनी बीवी को क्या दिया, 30 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा पति अपनी बीवी को 30 लाख रुपए गिफ्ट दे देता है। उसके 30th बर्थडे पे उसको 30 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया, क्या बात है। तो उसके बाद में उसकी बीवी ने क्या करी, उसकी बीवी ने गाड़ी खरीदी, वो पैसे से 29,52,000 रुपीज की गाड़ी खरीदी। उसके अंदर आरटीओ लगा हुआ है 2,15,000 का, इंश्योरेंस लगा हुआ है, एक्सटेंडेड वारंटी है, एक्सेसरी चार्जेस है, ये सब कुछ है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस निकालने का। एक्स शोरूम प्राइस कितना है, एक्स शोरूम प्राइस मतलब ये सब फालतू खर्चे निकाल के प्राइस कितना है, बेसिक प्राइस। तो 29,52 में से ये सब माइनस करूंगा तो जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 26,24,000 रुपए आता है, ठीक है। अब मुझे बताना, अब ये 26,24,000 रुपए की एक्स शोरूम गाड़ी खरीदती है मार्केट में जाके, ठीक है, तो क्या इसका 1% टीडीएस नहीं कटेगा, इसका 1% टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा, डीलर का, आपको डीलर काटेगा, ठीक है, आपको 1% टीडीएस काटेगा डीलर आपका। देयरफॉर 1% टीडीएस इसका कटने वाला है, ठीक है। देयरफॉर जरा ध्यान से सुनना।
हाँ, तो 1% टीडीएस नहीं, सॉरी टीसीएस, डीलर आपसे 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। 1%, 10 लाख के ऊपर की कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो 1% टीसीएस कलेक्ट करता है ना डीलर आपसे, ठीक है। तो देखो, हस्बैंड ने वाइफ को पैसा दिया, 30 लाख रुपया गिफ्ट दिया, वाइफ ने उससे 26,24,710 रुपए की गाड़ी खरीदी एक्स शोरूम, उस पर डीलर उससे 1% टीसीएस लेगा, मतलब 26,000 के आसपास टीसीएस लेगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा वाइफ की कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ एक रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम 25,000 रुपया पर मंथ है, तो वो 3 लाख रुपया पूरे साल का होगा। 90,000 रुपए का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो वाइफ की टोटल इनकम सिर्फ 2,10,000 है। तो इस हिसाब से तो वाइफ को आईटीआर भरने की जरूरत थी। लेकिन याद करो, एक केस आया है कि अगर किसी बंदे का 25,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस या टीसीएस कटा है या कलेक्ट हुआ है, तो उसको भी आईटीआर भरना जरूरी है। याद आता है, ऐसा एक केस है, किसी बंदे का 60 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, किसी बंदे का प्रोफेशन का टर्नओवर, प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है, या किसी बंदे का टीडीएस या टीसीएस 25,000 या उससे ज्यादा है, और सीनियर सिटीजन का 50,000 या उससे ज्यादा है। तो ये वाइफ सीनियर सिटीजन तो है नहीं, वाइफ अभी 30th बर्थडे है उसका, तो इसके लिए अगर 25,000 या उससे ज्यादा का टीसीएस कलेक्ट हो गया तो वाइफ को भी आईटीआर भरना मैंडेटरी है, भले उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो क्या हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, चेक कर लो। अभी अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैंने इसलिए डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले क्या, यहाँ पर एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, और यहाँ पर एक कंट्री है, कंट्री एक्स, उसके अंदर एक कंपनी है टाइमेक्स आईएनसी। ये टाइमेक्स आईएनसी इस कंपनी के अंदर 27% होल्ड कर रही है। अब इंडिया ने और कंट्री एक्स ने डीटी डबल एंटर किया ऑन 1/1/2018 कि जो भी डिविडेंड टाइमेक्स आईएनसी कमाएगा ना, उस पर 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। और ओईसीडी का ना, टाइमेक्स कंट्री एक्स ओईसीडी का मेंबर है 2015 से ओईसीडी का मेंबर है, और अपन तो ओईसीडी का मेंबर है ही, ठीक है। अब ये कभी हुआ इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट 1/1/2018। अब उसके बाद इंडिया ने कंट्री वाई के साथ डीटी डबल किया उसके 4 महीने बाद, ठीक है, 4 से 5 महीने बाद, 15 मई 2018 को, ठीक है। उसमें बोलता है कि डिविडेंड जो भी कमाएगा ना कंट्री वाई वाला 10% कमाएगा। अब तो ये वाला जो कंट्री है ना, ये इसको बुरा लग रहा है, ऊपर वाले को क्यों बुरा लग रहा है, उसको लग रहा है यार तुम मेरे साथ एंटर कर रहे थे, तभी तो तुमने क्या बोला था, तभी तो तुम हमारे लोगों को तो 15% लगा रहे हो, और नीचे वालों को कितना लगा रहे हो, बाद में जो जिसके साथ डीटी डबल एंटर कर रहे हो उनको 10% बोल रहे हो डिविडेंड। तो ये गलत बात है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग एक नोटिफिकेशन लाएंगे और कंट्री एक्स वालों को भी क्या करेंगे, कंट्री एक्स वालों को भी 15% का बेनिफिट दे देंगे, ठीक है। वो कब देंगे, जब हमने कंट्री वाई के साथ डीटी डबल किया ना, तब कंट्री वाई ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए। अब ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा। अब जब हमने कंट्री वाई के साथ डीटी डबल किया तो क्या ओईसीडी का मेंबर था कंट्री वाई, था, तो हम एक्स को क्या देंगे, वो बेनिफिट देंगे। अगर कंट्री वाई ओईसीडी का मेंबर बाद में बना, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 2020 में बना, तो फिर हम एक्स को 10% का रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, ठीक है, चेक कर लो। नाउ अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर है, 245 MA। यहां पर क्या हो रहा है, मिस्टर शर्मा जी एक उनकी टोटल इनकम 28 लाख है, मतलब 50 लाख रुपए से कम है, और उनका एओ ने जो इनकम बढ़ाया वो 5 लाख है, मतलब 10 लाख रुपए से कम है। तो जिसकी टोटल इनकम रिटर्न के हिसाब से 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और जिसकी एओ ने जो इनकम बढ़ाया वो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वो डीआरसी के पास जा सकता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास, पेनल्टी वेव करवाने। अब यहां पर और भी चीजें बोली गई है, दैट देयर वाज नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अगेंस्ट यू, अच्छी बात है, उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर ऑफ डिटेंशन नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगी हुई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी लग जाएगी, कोई दिक्कत, पेनल्टी नहीं लगना चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है लॉ के अंदर। हाँ, प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, सर्च एंड सीजर नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में डिटेंशन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे कानून में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं चलती होनी चाहिए, ठीक है, वो क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ही कैन गो फॉर एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एलिजिबल एसएससी है। दूसरा, टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट है जब ऑर्डर पास हुआ उसके 1 महीने के अंदर। तो ऑर्डर कब पास हुआ, 26 नवंबर को पास हुआ, तो उसका 1 महीना कब खत्म होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर 1 महीना आपको काउंट करना है, तो 25 दिसंबर तक वो जा सकता है, ठीक है, 25 दिसंबर तक एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद उसका अगला सवाल है, अगर वो डीआरसी के ऑर्डर से दुखी है तो क्या वो अपील कर सकता है, नो, डीआरसी के ऑर्डर से दुखी है तो वो अपील नहीं कर सकता है, अपील इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, अगर असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम डीटीडब्ल्यूए विद कंट्री एक्स, तो क्या वो डीआरसी के पास जा सकता है, नहीं जा सकता है। इफ असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर 90 और 90A of income tax act, then the DRC is not possible, the doors of DRC is closed, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या ये बंदा आईटीआर भरने के लिए लायबल है कि नहीं। चलो देखते कौन क्या क्या कांड किया उसने आईटीआर भरने के लिए, लायबल बनने के लिए, ठीक है। सबसे पहले उसका टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 2 लाख रुपए। देखो इस हिसाब से तो उसको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका बिजनेस का टर्नओवर देखो 60 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर किसी का भी बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो उसको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, चेक कर लो। मिस्टर बिपिन सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा डिपॉजिट करता है तो आईटीआर भरना मैंडेटरी है, ऐसा एक अमेंडमेंट आया, याद करो, नोटिफिकेशन है, सीबीडीटी का चेक कर लेना, बाकी आगे मेरे को पढ़ना ही नहीं है। किसी बंदे ने अगर सेविंग बैंक में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है उसको आईटीआर भरना मैंडेटरी, चेक कर लो।
अभी कितना बड़ा एमटीपी खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना बड़ा है, देखो ना कितने क्वेश्चन डाल दिए इसके अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, उसके ऑर्डर पास करने के बाद क्या मैं अपील कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? अपील टू हाईकोर्ट विद इन 60 डेज, 60 डेज में हाईकोर्ट को अपील कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले नहीं कर सकते थे, अभी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक पीएसयू है, उसको एडवांस रूलिंग के लिए जाना, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है, वो बोल रहा है कि मेरा केस ऑलरेडी आईटैट के सामने पेंडिंग है यार, क्या मैं जा सकता हूं? जा सकते हो। पीएसयू वाले लोग याद करो, अगर आईटैट के सामने पेंडिंग है या इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है तो जा सकते हैं, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो नहीं जा सकते। तो इस केस में वो पीएसयू जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, इक्वलाइजेशन लेवी है, एक वेबसाइट है, बाहर की वेबसाइट है, उसने इंडिया के लोगों को बेचकर कितना पैसा कमाया? इंडिया के लोगों को बेचकर 1 करोड़ 96 करोड़ 1 करोड़ 96 लाख कमाया, और फिर बाद में और इंडिया के रेजिडेंट्स को बेचकर कितना कमाया? 7 लाख रुपया कमाया, ठीक है। तो टोटल दोनों उसने कितना कमाया? 2 करोड़ के ऊपर कमाया। तो 2 करोड़ के ऊपर कमाएगा इंडिया के लोगों को बेचकर या इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके, तो उसको 2% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा, ऑफ 203 लाख, 203 लाख का। तो 203 लाख का उसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी भरना पड़ेगा, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से एक थियरी क्वेश्चन है, वो आप देख लेना, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक थियरी क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना अगर आपको चाहते तो। उसका अगला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो भाई है यहाँ पर, दो भाई है कि पता नहीं है कि दोस्त है, पता नहीं, जो भी है, विकास और वंश दोनों 13 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे, ठीक है। उसमें से वंश ने क्या किया? वंश ने कुछ हाउसिंग लोन लिया है, 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे, और विकास ने कुछ मेडिक्लेम लिया है 24,000 रुपए का। अब सुनो, अपने को बताना है उनके लिए क्या बेहतर है। देखो, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करोगे ना, नॉर्मल, तो आपकी 13 लाख रुपए की सैलरी होगी, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को मिलेगा, ठीक है। ये जो 2,20,000 रुपए का है, वो उसमें से आपको 2 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा नॉर्मल में। और विकास को 24,000 का एटीसी मिल जाएगा, ठीक है। फिर टैक्स निकालो, 115 बीएससी फॉलो करोगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन गया 50,000 का, वो एड बैक करो, और वंश को 2,20,000 में से 2 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा, वो नहीं मिलता है 115 बीएससी में। और इसको 24,000 रुपए एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। एटीसी का, एटीडी का, ये सब चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलते, ठीक है। ये सब करने के बाद दोनों का टैक्स निकालो, देखो कौन सा बेहतर है, जो ज्यादा बेहतर है वो उसको रेकमेंड करो, और क्या, एज सिंपल एज दैट। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, 4-5 बार हमने कम से कम ये क्वेश्चन पहले के आरटीपीएस में किया है, पिछले वीडियो में, तो एक बार वहां जाकर देख लेना आप, सेम टू सेम पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। देखो ना, कॉस्ट प्लस पे ये सेम 4 एडजस्टमेंट्स है, वही कॉपी पेस्ट डालते रहते हो लोग, चेक कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स वन लास्ट पार्ट, एंड दैट इज मई 2023 पेपर। एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे सारे आरटीपीस, पिछले 7-8 अटेम्प्ट के आरटीपीस, एमटीपीस, एग्जाम पेपर्स सब अप टू डेट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मई 23 का पहला क्वेश्चन आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग एसएससी है, आपको टोटल इनकम निकालना है एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, 115 BAA 115 BAB, ये सब चीज आपको नहीं फॉलो करना है, तो उस हिसाब से आपको आपका ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या है? सबसे पहले आपने कुछ एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है, अपने रिलेटेड पार्टी को आप 1.6 लाख का एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो, और वो भी कैश में कर रहे हो, तो आप 48(2) भी वायलेट कर रहे हो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी को ज्यादा पैसा दे रहे हो और कैश में दे रहे हो, ये भी वायलेशन कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था क्लास के अंदर, मैंने एडजस्टमेंट भी लिखवाया था कि पहले आपको 48(2) अप्लाई करना है, फिर 48(3). तो 48(2) में क्या हो जाएगा, जो भी एक्सेस अमाउंट है 1,08,000 वो डिसअलाउ हो जाएगा, और फिर बैलेंस अमाउंट, अगर बैलेंस अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर वो 48(3) में डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 1,08,000 आपका 48(2) में डिसअलाउ होगा, और बैलेंस अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो 48(3) में वो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, आपने कुछ मशीनरी के अंदर कुछ वोन आउट प्लांट एंड मशीनरीज पार्ट्स को कुछ रिपेयर किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया है। कुछ मशीनरी के अंदर कुछ पार्ट्स वो थोड़े खराब हो गए तो आपने चेंज कर दिया, तो क्या आपको उसका डिडक्शन मिलेगा? या सेक्शन 31 में उसका डिडक्शन मिलेगा। इट डज नॉट ब्रिंग इनटू एनी न्यू एसेट इनटू एक्जिस्टेंस, इससे कोई नया एसेट नहीं आ रहा है, ना ही एसेट की कोई कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर ये एसेट नया आ जाता, कोई एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाती, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलता। यहां पर आपको इसका डिडक्शन मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आप पिछले साल तक क्या करते थे, आप अपने स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट को इंक्लूड करते थे, ठीक है, जो गलत करते थे, नहीं करना चाहिए, इनकम टैक्स भी मना करता है, अकाउंट्स भी मना करता है। तो करंट ईयर में आपने वो पॉलिसी चेंज की, उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट कम ज्यादा हुआ वो आपने प्रॉपर्ली करंट ईयर के प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया। तो सब कुछ सही किया है, तो मैं कौन होता हूं उसको एडजस्ट करने वाला, ठीक है। जब व्हेन एवरीथिंग इज करेक्ट ओनली देन व्हाई विल आई डू एनीथिंग। तो सब किया है, सही किया है आपने, तो मैं उसमें कोई छेड़खानी करूंगा नहीं, इसको वैसे रहने दूंगा जैसा है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका एक एग्जीक्यूटिव था, वो कोई बिजनेस ट्रिप पे था, उनकी वहां पर डेथ हो गई, तो उसकी वजह से उनके घर वालों को कंपनी ने क्या दिया, कुछ पैसा दिया, कॉम्पेंसेशन दे दिया। तो ठीक है, ये बिजनेस एक्सपेंस है, वो एम्प्लॉय जो था, एग्जीक्यूटिव था, वो आपके बिजनेस ट्रिप पे था यार, वहां पर उसकी डेथ हो गई, तो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसके घर वालों की अगर मदद कर दी है तो आपको 37(1) में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला, फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड ओनली 1/5, देयरफॉर 4/5 आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक कर देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपने कुछ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन दे दिया, क्योंकि कंपनी का एक यूनिट बंद हो गया, यूनिट बंद होने पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कुछ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन दिया, तो उसका कंपनी डिडक्शन ले सकती है 37(1) के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट
वाला बहुत इंटेलिजेंट पार्ट है। एक कोऑपरेटिव बैंक है, उससे आपने लोन लिया था, ठीक है, तो उससे लोन क्यों लिया था आपने? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लोन लिया था। अब कोऑपरेटिव बैंक ने वो लोन आपका वेव कर दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज रेमिशन एंड सेसेशन ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी एज पर सेक्शन 41(1). रेमिशन एंड सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी ये आपकी इनकम मानी जाएगी एज पर 41(1). तो देयरफॉर इसको आप पीजीबीपी में रहने दो, इसको कुछ एडजस्टमेंट मत करो, माइनस माइनस मत करो, इसको पीजीबीपी में रहने दो, इस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, साथ साथ में 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी था। अब देखो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का आपको पीजीबीपी में पहले डिडक्शन नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि आपको पेमेंट बेसिस पर मिलता है, आउटस्टैंडिंग बेसिस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलेगा नहीं अगर आप कोऑपरेटिव बैंक से लोन लोगे तो। जब इसका डिडक्शन पहले मिला ही नहीं था, तो अगर अब ये वेव होता है तो उस पर आपको टैक्स भी नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीस आपको क्या करना पड़ेगा? पीजीबीपी में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले आपको डिडक्शन नहीं मिला था, तो ये वेव होने पर इस पर टैक्स लगाना भी गलत बात है, ठीक है। देयरफॉर ये 1 लाख रुपीस आपके पीजीबीपी इनकम से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एम्प्लॉय के पेंशन फंड के अंदर कुछ पैसा डालते हो, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर पैसा डालते हो, तो कंपनी को डिडक्शन कितना मिलता है? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब कंपनी ने यहां पर 12% दे दिया, तो 12% दे दिया तो 2% एड बैक करना पड़ेगा। तो 3 लाख इस 12%, तो 2% इज हाउ मच? 2% इज 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन आपको मिलता है पीजीबीपी में, लेकिन वो एज पर आईसीडीएस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो एज पर आईसीडीएस नहीं है तो मार्क टू मार्केट लॉस डिसअलाउ हो जाएगा। और आईसीडीएस के अंदर एक्चुअली में लिखा हुआ है कि अनसेटल्ड डेरिवेटिव के लिए अगर आप मार्क टू मार्केट लॉस करते हो तो उसका डिडक्शन आपको आईसीडीएस में नहीं मिलता है, एंड देयरफॉर उसका अनसेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसका, अगर आप क्या करते हो? मार्क टू मार्केट लॉस प्रोवाइड करते हो, उसका आपको आईसीडीएस में डिडक्शन नहीं मिलता, और अगर आईसीडीएस उसके लिए मना करता है तो पीजीबीपी में भी उसका डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट वाला बहुत रूटीन एडजस्टमेंट है, आपने प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी किया 4 लाख का, उसमें से पे किया 2.75, देयरफॉर 2.75 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा और 4 लाख आपका डिसअलाउ हो जाएगा। या तो आप नेट डिसअलाउ कर दो 1.25 लाख, जैसे भी आपको करना आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट भी बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। एक कंपनी है जिसके अंदर अपनी कंपनी का 16% शेयर्स हैं, तो एक एंटिटी अगर दूसरी एंटिटी में 10% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, और वो अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर कुछ क्लोजली हेल्ड कंपनी से अगर हमको डिविडेंड मिलता है, सॉरी अगर हमको लोन मिलता है, तो वो लोन क्या माना जाएगा? वो लोन माना जाएगा डीम्ड डिविडेंड, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो मैं एक शेयर होल्डर हूं, वहां पर एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हमारा क्या है? 16% राइट्स है, और उससे हमको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड लोन मिल रहा है कितने का? 4 लाख का। तो 4 लाख रुपए तो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, सिर्फ 1 लाख ही माना जाएगा। इट कैन नॉट एक्सीड द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सो 1 लाख रुपीस मुझे आईएफओएस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को 5 आईफोन दे दिया, 60,000 रुपए का एक। तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट दे रहे हो। तो वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट अगर आप किसी को देते हो तो उस पर आपको 10% टीडीएस काटना है 194 आर में, ठीक है। नया सेक्शन आया, गवर्नमेंट ने लाया है। अगर नहीं काटोगे तो क्या होगा? 30% खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। देयरफॉर यहां पर आपने 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपए का फोन्स दिया है आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, आपको टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटोगे तो 30% दैट इज 90,000 रुपीस आपका डिसअलाउ हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको चैप्टर 6A के अंदर क्या मिल जाएगा? 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपने आरटीजीएस से एक अप्रूव्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट को पेमेंट किया है, तो आपको 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन 80 जीजीबी में मिल जाएगा, चेक कर लो। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 1। मिस्टर ए 34 इयर्स एज है, सैलरीड एम्प्लॉय है, वही सारी इनकम कमा रहा है। ग्रॉस सैलरी 23 लाख। सबसे पहले उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 115 बीएससी आप नहीं ऑप्ट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसको बिजनेस लॉस है, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। देखो बिजनेस लॉस आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते हो सैलरी से, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, अलाउड ही नहीं है, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब आपने कुछ वर्चुअल डिजिटल असेट बेचा है, कितने में बेचा? 1300 में बेचा। खरीदा कितने में था? 1000 रुपीस में। तो 1300 माइनस 1000 जो भी होगा वो आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा, इंटू 1000 बिटकॉइन जो भी है, ठीक है। यहां पर आपको ट्रांसफर एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या इसके प्रॉफिट से मैं ये वाले लॉसेस सेट ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का प्रॉफिट होता है उसके अगेंस्ट आप कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो फ्लैट 30% पे टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 23 लाख माइनस 50,000, ये दोनों पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है, इसके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली सिंपल ही था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था और कुछ नहीं। यहाँ पर 3 पार्टनर है LMN, इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है मतलब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो 9B भी एप्लीकेबल हो जाएगा और 45(4) भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो पहले 9B अप्लाई करेंगे। 9B किसके लिए अप्लाई होता है? जब फर्म अपने पार्टनर को रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन पर क्या देती है? असेट देती है, कैपिटल असेट या स्टॉक दे रही है। तो सबसे पहले फर्म अपने पार्टनर को क्या दे रही है? स्टॉक दे रही है। कितने का स्टॉक दे रही है? फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपया है, वो स्टॉक खरीदा कितने में था? 1,20,000 में। तो 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000 रुपया फर्म के हाथ में क्या है? पीजीबीपी इनकम है, ठीक है। उसके ऊपर फर्म टैक्स भरेगी, ठीक। नेक्स्ट,
अब एक और चीज पे 9B लगेगा, जो आप क्या दे रहे हो, कैपिटल असेट। फर्म अपने पार्टनर को कैपिटल असेट भी दे रही है। कैपिटल असेट दे रही है कितने का, 17 लाख रुपए का, ठीक है। उसका एफएमवी कितना है, 17 लाख रुपया। उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है उसका 1,10,000 रुपया लेना पड़ेगा। एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, तो वो ले रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर का इंडेक्सेशन डिवाइड बाय 100, जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा 20.8% के हिसाब से, ठीक है। तो सुन लो जरा, ये 80,000 के ऊपर आपको 31.2% के हिसाब से टैक्स भरना है, पीजीबीपी के ऊपर नॉर्मल 30% टैक्स, और इसके ऊपर आपको 20.8% के हिसाब से टैक्स भरना है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 45(4) के अंदर। 45(4) के अंदर क्या होता है, बी प्लस सी माइनस डी। व्हाट इज बी? बी मतलब जो पैसा मिला। पैसा कितना मिला? पैसा आपको 1 लाख रुपया मिला। सी क्या है? सी मतलब जो असेट मिला उसकी एफएमबी, कैपिटल असेट। स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता है 45(4) में, तो जो असेट मिला उसकी एफएमबी। असेट कितना मिला? 17 लाख रुपए का असेट मिला, उसकी एफएमबी ले लो। अब डी में क्या आएगा? डी में आएगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेते समय बी केयरफुल, ये 20 लाख रुपए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको लेना है। लेकिन अब इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रॉफिट जो टैक्स भरा है ना अपने 9B के अंदर, वो माइनस करना पड़ेगा। तो 9B का आपको यहां से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो अभी 9B के अंदर आपको क्या प्रॉफिट हुआ है। लैंड ट्रांसफर करने पे कितना प्रॉफिट हुआ है? कुछ भी ट्रांसफर करने पे प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि लैंड 17 लाख रुपए की थी, 17 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। बुक वैल्यू भी 17 लाख रुपए की है और आपने ट्रांसफर भी 17 लाख रुपए का कर दिया है, तो अकाउंट्स में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। साथ साथ में एसआईटी ट्रांसफर करने पे अकाउंट्स में क्या प्रॉफिट हुआ है? हाँ हुआ है। अकाउंट्स में एसआईटी 1.2 लाख का है, लेकिन आप ट्रांसफर 2 लाख रुपए में कर रहे हो, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, फिर टैक्स निकालना है, फिर माइनस करना है, फिर चारों के तीनों पार्टनर को वो प्रॉफिट क्या करना है, एलोकेट करना है। याद करो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था 9B और 45(4) के अंदर। तो 9B के अंदर यहां पर सॉरी 49B के अंदर, यहां पर जब आपने पार्टनर को लैंड दिया तो लैंड को ट्रांसफर करने पे कोई गेन नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक को ट्रांसफर करने पे 80,000 रुपए का गेन हो गया, ठीक है। अब 80,000 रुपए का अकाउंटिंग गेन हुआ, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। 80,000 रुपए का अकाउंट्स में आपका प्रॉफिट बढ़ा है, अकाउंट्स में प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन अकाउंट्स में आपने टैक्स भी तो पे किया है। 2,77,000 का टैक्स पे किया है आपने 9B में, यहां पर इस अमाउंट के ऊपर 20.8%, और 24,960 का आपने टैक्स पे किया है किसमें? इसके ऊपर। ये जो आपका जो है ना 80,000 रुपीज का पीजीबीपी इनकम है, उसके ऊपर 31.2% का टैक्स भरा है। तो ये दोनों माइनस करूंगा तो फिर तो लॉस आ जाएगा। हाँ तो आ रहा है तो आने दो, अपना क्या जाता है उसके अंदर, लॉस है तो है, कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया है, तो अज्यूम करो तीनों का इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 3 करो, तो इसका लॉस आ जाएगा 74,276। ये 74,276 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता तो इसमें ऐड कर देता, यह लॉस है इसलिए माइनस कर दिया। ये माइनस करने के बाद जो भी आता है 19,24,000 25,724, वो आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। फिर 18 लाख में से वो माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगा वो 45(4) के अंदर चार्जेबल हो जाएगा। चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, यहां पर जो है, यहां पर एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर रही है फॉर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज ऑफ एफटीएस नेचर, और उनका जो असिस्टेंस है वो इंडिया से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट के लोग दे रहे हैं, गुजरात में कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हैं इंडियन कंपनी को, और दोनों के बीच में अग्रीमेंट भी है। अब वो लोग कुछ ऑफशोर सर्विसेज दे रहे हैं, ऑफशोर मतलब डायरेक्टली वहां से दे रहे हैं, ऑनशोर सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनशोर मतलब इंडिया में आकर दे रहे हैं। तो याद रखना एफटीएस के लिए आपको ऑफशोर हो या ऑनशोर हो, दोनों इंडिया में टैक्सेबल है, सिर्फ सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज होना जरूरी है। अगर सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज हो जाएगी तो टैक्सेबल हो जाएगा। इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन ये सब की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा गया है, एफटीएस को चार्ज करने के लिए बिजनेस कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो 2 करोड़ रुपया वो ले रहा है या 3 करोड़ रुपया ले रहा है 3 करोड़ रुपया जो ऑफशोर सर्विसेज के लिए ले रहा है इंडिया के रिलेटेड वर्क के लिए, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा 917 के हिसाब से, डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगा। ये 2 करोड़ रुपया इंडिया में जो है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगा। अब कंसीडरेशन कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, ये जो ऑफशोर सर्विसेज है उसके लिए 3 करोड़ रुपया वो पे कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑनशोर सर्विसेज है उसके लिए वो 6% डिबेंचर दे रहा है 2 करोड़ रुपए के लिए। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको 2 करोड़ रुपए के बदले 2 करोड़ रुपए के डिबेंचर दे रहा हूं, तो भी टैक्सेबल होगा। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स पहले भी आरटीपी और एमटीपीस और एग्जाम पेपर में आ चुके हैं, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है पूरा का पूरा। नेक्स्ट, लेकिन अब यहां पर एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, हमेशा याद रखना। यहां पर आपको 2 करोड़ रुपए का आप डिबेंचर दे रहे हो ना सामने वाले को, तो सामने वाले को अब उस 2 करोड़ के डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज हो जाएगा, क्योंकि ये इंडियन कंपनी का डिबेंचर है, ठीक है। तो अब 2 करोड़ पे 6% डिबेंचर 1 सितंबर को इशू आया, तो 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल इसकी इनकम में 3 चीज आ जाएगी, एक तो 3 करोड़ रुपए का ये, 2 करोड़ रुपए का ये, और इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा 2 करोड़ के ऊपर वो भी उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। ये सब कुछ इंडिया में टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस के लिए इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन, कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ऐसा बहुत बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मल्टीपल पार्ट है। सबसे पहला पार्ट यहां पर ट्रस्ट के ऊपर दिया गया है। ट्रस्ट के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अपने एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। तो क्या एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट फ्री लोन देना, क्या एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं क्या नहीं आते हैं? तो यहां पर
असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि एम्प्लॉइज को लोन दोगे तो मैं आपको स्पेसिफाइड पर्सन मान के आपको इनकम टैक्स लगा दूंगा और आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ये सब कैंसिल कर दूंगा, ऐसे सब धमकियां दे रहा है, ठीक है, आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ करूंगा। तो ये चीज याद रखना, स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट जो दी गई है ना सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के अंदर, वहां पर एम्प्लॉइज कहीं भी कवर्ड नहीं है, आपकी एंटिटी के एम्प्लॉइज वहां पर कवर्ड नहीं है। देयरफॉर यहां पर असेसिंग ऑफिसर बकवास कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर का जो भी कंटेंशन है वो गलत है, ठीक है। एम्प्लॉइज को फायदा दोगे तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 50 बार आ चुका है कम से कम। एक इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन भी करती है और हॉस्पिटल भी करती है, तो मुझे बताओ उनको कब तक अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है? अगर उनका टोटल एनुअल रिसीट दोनों मिलाकर 5 करोड़ तक है तो उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो इनका टोटल एनुअल रिसीट कितना है, एजुकेशन का 2.5 करोड़ है और 2.4 करोड़ है और हॉस्पिटल का 2.5 करोड़, दोनों का मिलाकर 4.9 करोड़ रुपीस का एनुअल रिसीट है। देयरफॉर उनको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इसी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया, चेक कर लो। अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको 2 अजम्पशन करना पड़ेगा। देखो 2 अजम्पशन ये करना पड़ेगा कि यहां पर इन्होंने बोला है कि मिस्टर रिजवी एक इंडियन रेजिडेंट है। देखो इंडियन रेजिडेंट और रेजिडेंट इन इंडिया का फर्क होता है। इंडियन रेजिडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में रेजिडेंट है एज पर इनकम टैक्स लॉ, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि इंडियन रेजिडेंट का मतलब है कि वो इंडिया के अंदर रेजिडेंट है। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। देखो वो बाहर कहीं काम करता था और उसके बाद वो जुलाई से वो इंडिया आ गया अपनी माँ के इलाज के लिए, ठीक है, उसकी माँ बीमार है तो वो इंडिया आ गया। अब वो जुलाई में इंडिया आ गया, ठीक है। अब देखो अब वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो देखो यहाँ पर 2 अजम्पशन लेना पड़ेगा और 2 अजम्पशन से यहाँ पर सम सॉल्व किया गया। पहला अजम्पशन क्या ले रहा है पता है इंस्टीट्यूट, कि वो जुलाई में इंडिया आ गया, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मई जून तक वो इंडिया में था, वो बाहर था, ठीक है। उसके बाद वो इंडिया आ गया, ठीक है, जुलाई से इंडिया आ गया। जुलाई से इंडिया आ गया तो फिर वो इंडिया में 182 डेज रह रहा है, तो इंडिया में 182 डेज रह रहा है तो वो रेजिडेंट है। अब उसके पिछले साल का इंफॉर्मेशन अपने पास है नहीं, तो उसको हम लोग नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना के सम सॉल्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन हम लोग ये लेंगे कि उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना देंगे। अज्यूम करेंगे कि पिछले 7 साल में वो 730 डेज इंडिया में होगा शायद, या पिछले 10 में से कोई 2 साल में वो इंडिया में रेजिडेंट होगा। ये कंडीशंस को अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर मान लो हम इसको आरएनओआर मानते हैं, आरएनओआर मानते हैं तो उसकी कौन कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा? सब पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। सैलरी जो उसने 3 महीने के लिए वहां कमाया उस पर भी टैक्स लग जाएगा, 9 महीने के लिए जो उसने एचपी कमाया उस पर भी टैक्स लग जाएगा, वहां प्रॉपर्टी वहां पर है उस पर भी टैक्स लग जाएगा, इंडिया में पीजीबीपी है उस पर तो लगना ही है। साथ साथ में उसका इंडिया में इंटरेस्ट है, कंट्री एस में से कुछ इंटरेस्ट कमा रहा है वो भी। अगर आप आरएनओआर मानते हो तो फिर ग्लोबल इनकम पे आपको टैक्स भरना है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और साथ साथ में आपको ये सेविंग बैंक पे ऊपर भी इंटरेस्ट पे टैक्स भरना है, फिर डिविडेंड पे भी टैक्स भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 25,000 रुपए का 80D के अंदर डिडक्शन मिलेगा क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो। आपके पेरेंट का भी आपको 25,000 मिलेगा क्योंकि आपके पेरेंट नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट होते थे और सीनियर सिटीजन होते तो 50,000 मिल जाता, तो यहां पर भी आपको 25,000 मिलेगा और साथ साथ में आपको 80 का 10,000 मिलेगा। आप सम सॉल्व करो नॉर्मली और फिर फॉरेन कंट्री के अंदर आपका 23% टैक्स है, इंडिया का एवरेज निकालो, सम सॉल्व करो, ठीक है। अब दूसरा असम्पशन आपको क्या लेना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर दिया है। मान लो वो रेजिडेंट तो है लेकिन पिछले साल का डेटा दिया नहीं है, तो मान लो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? सिर्फ जो इंडिया में अक्रू हो रही है या रिसीव हो रही है, सिर्फ वही टैक्सेबल होगी। या तो बिजनेस बाहर कर रहे हो, कंट्रोल इंडिया से हो रहे तो टैक्सेबल होगी, तो उस केस में उसकी सैलरी टैक्सेबल नहीं हो सकती है। नॉट ऑर्डिनरी की, मैं नॉट ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी की तो सब टैक्सेबल हो जाएगी, उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होगी, एचपी टैक्सेबल नहीं होगी, पीजीपीपी हो जाएगी क्योंकि पीजीपीपी इंडिया में। ये कंट्री एस का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये बाहर अक्रू हो रहा है, ठीक है। ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये सब इंडिया में हो रहा है, ठीक है। अब साथ साथ में उसको 80 भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 80 के अंदर उसको वो इसलिए नहीं मिलेगा, 80 वो ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करने के बाद उसको नॉर्मली अपना टैक्स निकालना है और सम कंप्यूट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बहुत ही अनक्लियर था। मैंने जब इसका पेपर का रिव्यू भी डाला था तभी भी बोला था क्वेश्चन बहुत अनक्लियर है, एक्जैक्टली क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों असम्पशन लो, उस हिसाब से सम सॉल्व करो, चेक करो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन बनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, पहले के एमटीपी या आरटीपी कहीं पर। तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, मिस्टर ए करके एक बंदा है, वो स्क्रैप खरीद रहा है। स्क्रैप खरीदोगे तो आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर, सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा 206C सबसेक्शन 1 में लिखा है। लेकिन अगर आप अंडरटेकिंग देते हो कि मैं मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन के लिए स्क्रैप खरीद रहा हूं तो वो टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा। तो आपने यही अंडरटेकिंग दिया कि भाई मुझे मैन्युफैक्चर करना है तो आप मेरा टीसीएस मत कलेक्ट करो, लेकिन टीसीएस से तो बच जाओगे आप, लेकिन क्या बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा उस केस में? अगर पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, द आंसर इज यस, बायर को 194 क्यू में टीडीएस काटना पड़ेगा। ये सेम टू सेम इशू पहले भी आ चुका है, तो ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक बंदा है मिस्टर पी, ये उसके क्लाइंट है, ठीक है। ये अपने क्लाइंट लोग को टेक्निकल सर्विस देता है, बदले में मिस्टर क्लाइंट उसको क्या देता है? क्लाइंट उसको पैसा देता है, तो क्लाइंट को 10% टीडीएस काटना चाहिए, ठीक है। एफटीएस के ऊपर, एफटीएस के ऊपर वैसे 10% नहीं है, एफटीएस के ऊपर वैसे 2% टीडीएस कटता है, ठीक है, 194J के अंदर। अब लेकिन ये जो मिस्टर पी है ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपको 197 के अंदर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तो उसने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट एओ से लेकर आया 1% का दे दिया। लेकिन अब मिस्टर पी से एक गलती हो गई, उसने पिछले 2 सालों का रिटर्न नहीं भरा, चेक करो।
और उसका पिछले 2 सालों का टीडीएस भी जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है। अब अगर आप पिछले 2 साल का रिटर्न नहीं भरते हो और पिछले 2 साल का टीडीएस या टीसीएस आपका 50,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है 206 डबल ए एप्लीकेबल हो जाएगा। 206 डबल ए एप्लीकेबल होगा तो क्या होगा, मुझे आपका टीडीएस फिर नॉर्मल रेट पे नहीं काटना है, देन नॉर्मल रेट को ट्वाइस करना है, कंपेयर विद 5% व्हिचएवर इज हायर। अब मेरा नॉर्मल रेट क्या है 1% है, 1% का ट्वाइस कितना हो जाएगा 2%, कंपेयर विद व्हाट, कंपेयर विद 5%, व्हिचएवर इज हायर क्या हो जाएगा, व्हिचएवर इज हायर इज 5%। तो मुझे यहां पर टीडीएस 5% के हिसाब से काटना पड़ेगा, 1% के हिसाब से नहीं काटना पड़ेगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप एक प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 82 लाख है और उसका कंसिडरेशन 60 लाख है, तो आपको टीडीएस किस पे काटना है बताओ, 194 आईए के अंदर। 194 आईए के अंदर अब से टीडीएस आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर उस पे काटना है 1%। तो आप 82 लाख के ऊपर 1% टीडीएस काट लोगे 194 आईए के अंदर। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट था अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये एक ट्रांसफर प्राइसिंग का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। अब यहां पर इंडिया में एक डोमेस्टिक कंपनी है और बाहर एक कंपनी है सुमी आईएनसी। अब डोमेस्टिक कंपनी और सुमी आईएनसी दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। कैसे पता चला सर आपको, अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे होली डिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाते हैं। ये एक रीजन है। दूसरा ये रीजन भी हो सकता है यहां पर कि अगर आप पूरी तरीके से सामने वाले के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, सामने वाले के रॉ मटेरियल पे अगर आप 90% या उससे ज्यादा डिपेंडेंट हो, कितना 90% या उससे ज्यादा अगर सामने वाले के, ये ज्यादा लॉजिकल क्लॉज लग रहा है क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड नहीं है, ये एक रॉ मटेरियल वाले क्लॉज के अंदर आ जाएगा एसोसिएट एंटिटी। तो अगर मैं सामने वाले के ऊपर 90% या उससे ज्यादा रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट हूं तो मैं और वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडिया के अंदर सुमी आईएनसी से अपने एसोसिएट एंटिटी से 30 करोड़ रुपए का सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, उसका मुझे आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। अब यही चीज जब सुमी आईएनसी किसी और को बेचती है तो कितने में बेचती है, किसी और को बेचती है तो 10% मार्कअप में बेचती है, लेकिन मुझे कितने मार्कअप में बेच रही है, मुझे 20% मार्कअप ऑन कॉस्ट लेकर चलो उसको, ठीक है, मार्कअप ऑन कॉस्ट लेकर चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मार्कअप ऑन कॉस्ट अगर 20% है तो मार्कअप ऑन सेल्स कितना हो जाएगा, मार्कअप ऑन सेल्स हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/6 तो आपका मार्कअप ऑन सेल्स हो जाएगा। तो अगर देखो सुमी आईएनसी मुझे क्या मार्कअप पे बेचती है 20%, दूसरों को क्या मार्कअप पे बेचती है 10%। देयरफॉर सबसे पहले मेरा मार्कअप निकालो, मेरा मार्कअप निकालोगे तो कॉस्ट मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा 25 लाख, ठीक है, कैसे आया 25 लाख, मार्कअप ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 20% आ जाएगा 5 लाख रुपए, सेल्स पे 20% आ जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है, तो अगर कॉस्ट पे 20% है तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर मुझे 25 लाख रुपीस का मेरा कॉस्ट आ गया। अब मुझे क्या मार्कअप पे देना चाहिए, उसको देना चाहिए था 10% पे, तो जो नॉर्मल मार्कअप है वो मैं ऐड करूंगा, ठीक है, नॉर्मल मार्कअप मैंने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो एबनॉर्मल मार्कअप था वो माइनस कर दिया और जो नॉर्मल मार्कअप है वो मैंने ऐड बैक कर दिया। अब दोनों में एक ट्रांजैक्शन में एक डिफरेंसेस भी है। शाही प्राइवेट लिमिटेड वाज अलाउड टू यूज द ब्रांड नेम ऑफ सुमी, तो मुझे है ना, मुझे सुमी का ब्रांड नेम अलाउ करना, यूज करना अलाउड है, लेकिन वो दूसरे अनरिलेटेड पार्टी कैन नॉट यूज दैट ब्रांड। तो जब सुमी मुझे सर्विस देती है तो मुझे अपना ब्रांड नेम यूज करने का भी पावर देती है, दूसरों को नहीं देती है, तो मुझसे ज्यादा चार्ज करेगी कि नहीं करेगी, डेफिनेटली ज्यादा चार्ज करेगी, मुझे एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है तो 0.9 लाख रुपीस में एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, ये ऐड करने के बाद 28.4 आ जाएगा, ये मेरा टोटल आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा, जबकि मैं खरीद कितने में रहा हूं 30 पे, देयरफॉर 1.6 लाख मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 1.6 लाख ऐड बैक करोगे आर्म्स लेंथ प्राइस के अंदर, आपको इनकम टैक्स के अंदर उस पे एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी है वो भरना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर टीपीओ ने इनकम बढ़ा दी तो क्या बढ़ी हुई इनकम पे 10AA का डिडक्शन मिलेगा? बढ़ी हुई इनकम अगर टीपीओ बढ़ाता है, एओ बढ़ाता है, तो 10AA, एटीआई, एटीआईबी, एटीआईसी, चैप्टर 6 से डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, माफ करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर अंडर रिपोर्टिंग करता हूं मैं इनकम की तो मुझे कितनी पेनल्टी लगेगी? अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर अंडर रिपोर्टिंग करते हो इनकम की तो आपको पेनल्टी लगेगी 200%, बिकॉज वो मिस रिपोर्टिंग मानी जाती है, चेक कर लो। तो चलिए अभी कुछ लेटेस्ट केस लॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चन डाले इंस्टीट्यूट ने। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये एक एसएससी है, उसका बहुत सारा पैसा है ना डेटर में अटका हुआ था और बहुत सारा पैसा इनकम टैक्स रिफंड के तौर पे भी अटका हुआ था, ठीक है। अब डेटर में पैसा अटका हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड में भी पैसा अटका हुआ है, जरा बहुत बारीकी से सुनना। ऐसे केस में क्या होता है, एसएससी ने टीडीएस काटा और थोड़ा भरने में डिले हो गया। भरने में डिले इतना हुआ कि बहुत ज्यादा डिले भी नहीं हुआ, डिपार्टमेंट के नोटिस आने के पहले एसएससी ने टीडीएस भर दिया, इंटरेस्ट भी भर दिया, सुओ मोटो सब कुछ कर दिया। तो अगर एसएससी ने सब कुछ सुओ मोटो कर दिया, जेन्युइन हार्डशिप है, जेन्युइन रीजन है और डिपार्टमेंट के नोटिस आने के पहले उसने सब कुछ ठीक कर दिया, तो क्या एसएससी को जेल में डाला जा सकता है? तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला नहीं डाला जा सकता है, रीजनेबल कॉज है उसके पास, पैसा उसका डेटर के पास अटका हुआ है और उसने सब कुछ डिपार्टमेंट के नोटिस आने के पहले कर दिया है, तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता है, चेक कर लो। Now, अगला केस लॉ है रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड का, जिसके अंदर ये बोला गया है सेक्शन 254 के अंदर क्या आईटैट के पास ये पावर है कि ऑर्डर पास करने के बाद वो अपने ऑर्डर को बुलवा रहा है और पूरी तरीके से वापस से पूरा ऑर्डर चेंज कर रहा है। इट इज रिकंसिडरिंग द एंटायर ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। क्या वो अपना ऑर्डर बुलाकर रीयर कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नहीं दिया है। हाँ, वो बुलवाकर अगर कोई अपैरेंट मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन बुलवाकर पूरा का पूरा ऑर्डर वापस से नहीं सुनवाई करके पूरा ऑर्डर चेंज करने का पावर उसके पास नहीं है, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन है कुछ पायोनियर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यूएसए, ऐसा कुछ एसएससी का नाम है, ठीक है, ये उस एसएससी के नाम पे ये केस लॉ बना है, ठीक है। अब इस केस लॉ में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना।
एक एसएससी उसका इंटरनेशनल लेवल पे म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर का प्रोसीडिंग्स चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, जो आर्टिकल 25 के अंदर चलती है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में अगर एसएससी का इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या ये एक वैलिड ग्राउंड है एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाने का अंडर सेक्शन 220? क्या एसएससी के ऊपर एसएससी डिफॉल्ट वाला इंटरेस्ट वेव हो जाना चाहिए ऐसे केस में? ऐसे केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट वेव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने बोला अगर ऐसा होने लगा तो सब लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को वेव करवाने के लिए एक मैप प्रोसीडिंग ओपन करवा देंगे, ठीक है। एक किस्म का एप्लीकेशन दे देंगे गवर्नमेंट को और बोलेंगे मेरी मैप प्रोसीडिंग ओपन कर दो और मेरा इंटरेस्ट वेव कर दो। तो अगर ये दो इंडिपेंडेंट चीज है, अगर आपकी मैप प्रोसीडिंग चल रही है, ये बिल्कुल भी वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या हो जाए, वेव हो जाए, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। चेक कर लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसमें भी इंस्टीट्यूट ने 2 आंसर दिया है, ठीक है। सबसे पहले कीवी आईएनसी करके कंपनी है, यूएसए के अंदर बेस्ड है और मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है मोबाइल फोन पूरी दुनिया में, ठीक है। ये पहली एंटिटी है और एक मोबाइल फोन वो $2000 में बेचती है। दूसरी अल्फा आईएनसी है, दूसरी कंपनी है, उसकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे लोगों के लिए अमेज़न जैसा काम करती है, बाइंग सेलिंग भी करती है और एडवर्टाइजमेंट भी होस्ट करती है। तीसरी गामा एलएलसी है, वो क्या करती है, यूके के अंदर मैन्युफैक्चर और प्रिंटर सेल करती है, ठीक है। अब इनका नीचे यहां पर डिटेल दिया है कि कीवी आईएनसी ने इस साल में पूरा 80,000 मोबाइल फोन्स बेचा है। देखो अब इंस्टीट्यूट ने इसका 2 आंसर दिया। एक तो यहां पर बोला है कि इक्वलाइजेशन लेवी के एंगल से सोचो और आंसर करो। फिर बोला है नहीं इक्वलाइजेशन लेवी के एंगल से कैसे सोच सकते हो, क्वेश्चन में तो साफ-साफ बोला है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सोचना है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सोचोगे तो फिर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ना सेक्शन 911 के अंदर, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो पहले मैं इक्वलाइजेशन लेवी के हिसाब से आंसर दे देता हूं, चलो देखते हैं उस हिसाब से आंसर क्या आएगा। सबसे पहले कीवी ने क्या किया, अल्फा आईएनसी के थ्रू इंडिया के लोगों को, कस्टमर को मोबाइल फोन बेचा है, तो यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा 2% वाला 2020 वाला, ठीक है। 2016 वाला नहीं लगेगा क्योंकि वो तो सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे लगता है, ठीक है। दूसरा अल्फा आईएनसी ने थ्रू अल्फा आईएनसी उसने क्या किया है, थ्रू अल्फा आईएनसी उसने इंडिया के बाहर के लोगों को बेचा है, तो इसमें इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है, ठीक है। तीसरे केस में उसने इंडिया के लोगों को बेचा है वापस से एक फॉरेन वेबसाइट के थ्रू, एक फॉरेन सेलर के थ्रू, और कितना, एक फॉरेन वेबसाइट के थ्रू इंडिया के लोगों को बेचा है, तो उस पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, ठीक है। अब उसने अपनी खुद की वेबसाइट से बेचा है लेकिन इंडिया के रेजिडेंट को नहीं बेचा है, तो यहां पर भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। इक्वलाइजेशन लेवी लगाने के लिए इंडिया के लोगों को बेचना पड़ेगा, या तो नॉन रेजिडेंट को बेच रहे हो तो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस में बेचना पड़ेगा, या तो ऐसे लोगों को बेचो जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो उनको इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा 2020 वाला। तो पहले वाले केस में क्यों लग रहा है, बहुत बारीकी से सुनना, क्यों लग रहा है, क्योंकि इंडिया के रेजिडेंट्स को बेच रहे हो तो लग रहा है। दूसरे में क्यों लग रहा है, इंडिया के रेजिडेंट्स को नहीं बेच रहे हो इसलिए नहीं लग रहा है। तीसरे में क्यों लग रहा है, फिर से इंडिया के रेजिडेंट्स को बेच रहे हो तो लग रहा है। और ये सब केसेस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाइड बाय $2000 इंटू $1 का प्राइस कितना यहां पर दिया इन्होंने 80 रुपया प्राइस दिया, तो आप देखोगे हर जगह पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन वैल्यू आता है, क्योंकि 2020 का इक्वलाइजेशन लेवी लगाने के लिए 2 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन वैल्यू होना भी जरूरी है। 2 करोड़ या उससे ज्यादा, 2 करोड़ से कम होगा तो 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा वाला वो अपनी वेबसाइट से बेच रहा है लेकिन इंडिया के रेजिडेंट्स को नहीं बेच रहा है, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। और पांचों वाला तो वो इंडिया के बाहर से बेच रहा है, ठीक है, इंडिया में आके बेच ही नहीं रहा है वो, ठीक है, वो बाहर से ही बेच रहा है। पर्सन हु आर रेजिडेंट इन इंडिया के बाहर ही बेच रहा है, सेल इज आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर यहां पर भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। नीचे कुछ और भी डेटा दिया गया है कि यहां पर एक फॉरेन कंपनी दूसरे फॉरेन कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रही है। 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है, क्योंकि 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी कब लगता है कि जो सर्विस ले रहा है वो तो या तो रेजिडेंट होना चाहिए जो पीजीपीपी कर रहा है, या तो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी होना चाहिए। अब जो यहां पर सर्विस ले रहा है वो ना तो रेजिडेंट है और ना ही नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी है, इसलिए 2016 वाला इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है। 2020 वाला लगेगा क्योंकि टारगेट कर रहे हैं इंडियन कस्टमर को, इसलिए 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा इस $50,000 पे। अब इस $20,000 पे 2020 वाला भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग सकता है क्योंकि यहां पे टारगेट कस्टमर यूके कस्टमर है। ये पहला तरीका है सम को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका इंस्टीट्यूट ने जो यहां पर बोला है, बोला नहीं सॉरी यहां तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बोला है, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के हिसाब से बोलना पड़ेगा। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के अंदर भी आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 करोड़ से ज्यादा का अगर वैल्यू हो रहा है तो ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है। या तो 2 करोड़ से ज्यादा का सामान बिकना चाहिए और वो भी इंडिया के रेजिडेंट्स को बेचना चाहिए, और दूसरा या तो 3 लाख यूजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले केस में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे डॉलर से और 80 रुपीज से, तो और यहां पर आप देखोगे तो इंडिया के रेजिडेंट्स को बेच रहे हो, तो यहां पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, इंडिया में डीम टू अक्रूर राइज माना जाएगा। सेकंड केस में नहीं माना जाएगा क्योंकि इंडिया के रेजिडेंट्स को नहीं बेच रहे हो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होने के लिए ट्रांजैक्शन इंडिया के रेजिडेंट के साथ होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड केस में लग जाएगा क्योंकि इंडिया के रेजिडेंट के साथ है और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 करोड़ के ऊपर जाता है। चौथे केस में नहीं लगेगा, पांचवें केस में भी नहीं लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आपको याद है तो सेक्शन 911 के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय टारगेटिंग कस्टमर्स इन इंडिया, तो वो भी इंडिया में डीम टू अक्रूर राइज माना जाता है। जाकर चेक करना बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन, तो ये भी बिजनेस कनेक्शन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर। लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि वहां पर फिर से वही लॉजिक आ जाएगा कि आप इंडिया के बाहर के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो तो बिजनेस कनेक्शन में भी नहीं आएगा। तो ये 2 अलग इंडिपेंडेंट व्यू है, जो जैसा व्यू आप ले सकते हो वो ले सकते हो। दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट ने करेक्ट बोला है, मेरे हिसाब से सेकंड वाला ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आंसर देना है, तो फिर उसी हिसाब से दो ना, जबरदस्ती तुम दूसरे प्रोविजन के हिसाब से आंसर क्यों दे रहे हो, ठीक है। वन लास्ट
क्वेश्चन इज देयर, इसके बाद कुछ थियरी क्वेश्चन है, उन थियरी क्वेश्चंस के अंदर मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एसएफटी के ऊपर, एसएफटी भरना है कि नहीं भरना है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एसएफटी के 285 बीए के अंदर सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करंट अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो 5 एफडी के लिए, 5 डिमांड ड्राफ्ट के लिए। हाँ, अगर 10 लाख रुपए के ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट आप खरीदते हो और कैश में खरीदते हो तो एसएफटी के अंदर रिपोर्ट होगा। ये वाला ट्रांजैक्शन एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप करंट अकाउंट से खरीद रहे हो तो एसएफटी में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड वाला, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का एफडी खरीदते हो, आरडी खरीदते हो, मतलब टाइम डिपॉजिट खरीदते हो, तो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। लेकिन अगर रिन्यूअल करते हो तो वो एसएफटी के लिमिट में काउंट नहीं होता है। तो देखो, आपने नया एफडी तो सिर्फ 7 लाख रुपए का खरीदा है, 5 लाख रुपए तो रिन्यूअल करा है, तो रिन्यूअल वाला काउंट नहीं होता है, ठीक है। अदर देन रिन्यूअल बोला है, अदर देन रिन्यूअल, तो अदर देन रिन्यूअल सिर्फ 7 लाख है, तो यहां पर भी एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर किसी का क्रेडिट कार्ड का पूरे साल का ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा होता है तो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। या तो अगर किसी का कैश का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, कैश में पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड का करते हो और 1 लाख से ज्यादा होता है तो एसएफटी में रिपोर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कैश पेमेंट तो देखो आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट और तीसरा वाला ट्रांजैक्शन एसएफटी में रिपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए क्रॉस हो रहा है, ये और ये अगर एग्रीगेट करोगे तो लाख रुपए क्रॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बीच वाला ट्रांजैक्शन जो बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है वो रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वाला अमाउंट 10 लाख के थ्रेशोल्ड में आता है और 10 लाख आपका क्रॉस नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको एसएफटी में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी बंदा टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है और अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट रिसीव करता है, कैश में रिसीव करता है, तो उसको भी एसएफटी देना पड़ेगा। अब यहां पर वो एग्जैक्टली 2 लाख ले रहा है, तो इसलिए यहां पर एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होगा। 2 लाख से ज्यादा होता था तो एसएफटी में रिपोर्ट हो जाता। देखो, एकदम एग्जैक्टली डेटा पूछते हो लोग, 2 लाख से ज्यादा होता तो एसएफटी में रिपोर्ट हो जाता, यहां पर एग्जैक्टली 2 लाख पे एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होने वाला है। उसके नीचे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उनके चक्करों में मैं भी ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं, वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। थियरी क्वेश्चन में अभी क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। वैसे भी लास्ट अटेम्प्ट में पूछा था सेम टू सेम, वापस तो रिपीट नहीं होने वाला है। सो दिस इज व्हाट माय कमिटमेंट टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। क्या कमिटमेंट हुआ है मेरा, टोटल 24-23 पेपर हम लोग ने कर लिया। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मई 23 के अंदर 19 पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसमें आप तक का आपका मई 23 तक सब कुछ अपडेटेड था और जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। अभी आपके पास 23 पेपर्स हैं। जान लगा दो, जी लगा दो, एग्जाम के एक दिन पहले जितना हो सकता है पूरी कोशिश करो इसको ज्यादा से ज्यादा बार देखने की। इस बार 2 दिन की छुट्टियां भी है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो आराम से 2 बार तो पूरा का पूरा देख ही लोगे एग्जाम के पहले। पुराना वाला भी, ये वाला भी, आपको दोनों देखना है। मई 23 वाले 19 पेपर भी देखना है और ये वाले 4 पेपर भी देखना है। अगर ये देख लोगे, बिलीव मी, लास्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी वीडियो से फायदा हुआ है, मैक्सिमम। तो आप लोग को भी इससे फायदा हो, मैं उम्मीद करता हूं। और आप लोगों को इसके अलावा और कोई भी किस्म का असिस्टेंस चाहिए, एग्जाम के दिन में अवेलेबल भी होगा, डाउट सॉल्विंग एक्सेट्रा के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहां आके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट सारे के सारे देते रहेंगे कि नवंबर 23 के लिए आपको और क्या करना है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।